अध्याय 1 पिलकिंग गुहे के रूप में पुनर्जन्म। डूक्यूई महाद्वीप, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, युनलैंड संप्रदाय। पिलकिंग गुहे। एक विचित्र और उत्तम कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी हैरान दिख रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था। मैंने पुनर्जन्म लिया है, ये स्वर्ग के माध्यम से लड़ाई की दुनिया है और मैं पिलकिंग गुहे बन गया हूँ। हाँ, अधेड़ उम्र का आदमी ब्लू स्टार से एक पुनर्जन्म करता था। अभी कुछ ही समय पहले उसने इस शरीर की यादों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था और अपनी वर्तमान पहचान के बारे में जान गया था। ये स्वर्ग के माध्यम से लड़ाई की दुनिया थी। अपने पिछले जीवन में वह एक वेब उपन्यास का दीवाना था जो कई दिनों और रातों तक एक उपन्यास को लगातार पढ़ सकता था। इस बार वह एक हरम उपन्यास पढ़ रहा था और वह लगातार 3 रातों तक जागता रहा जब तक कि उसकी मौके पर ही मौत नहीं हो गई। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह स्वर्ग के माध्यम से युद्ध में पिलकिंग गुहे बन गया था। चूंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं इसका सबसे अच्छा उपयोग करूंगा। अब से मैं पिलकिंग गुहे हूँ। कमरे में सभी यादों को एकीकृत करने के बाद गुहे ने शांति से कहा। उसने कम से कम 3 बार उपन्यास बैटल थ्रू द हेवंस पढ़ा था और उसे अभी भी कथानक बहुत अच्छी तरह से याद है। उसे पिलकिंग गुहे के भाग्य पर थोड़ा अफसोस भी हुआ। एक वाक्य में गुहे के जीवन का सारांश दे तो ये पहले भाग में शानदार और दूसरे भाग में निराशाजनक होगा। गुहे ने युवा होने पर जियामा साम्राज्य की कीमिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता और युनलैंड संप्रदाय द्वारा युनलैंड संप्रदाय के मानद बुजुर्ग बनने के लिए भर्ती किया गया। युनलैंड संप्रदाय से बड़ी मात्रा में संसाधनों के समर्थन के साथ गुहे पानी में मछली की तरह था। उसकी कीमियागिरी के हुनर में बहुत तेजी से सुधार हुआ। मात्र 10 साल में वह 6 सितारा कीमियागर बन गया और डुकिंग दायरे में पहुंच गया। उसे पिलकिंग गुहे के नाम से जाना जाता था। वह जियामा साम्राज्य में नंबर 1 कीमियागर भी था। ये गुहे का सबसे शानदार और गौरवशाली क्षण था। लेकिन जब नायक ज़ियाओयान प्रकट हुआ तो गुहे की रोशनी पूरी तरह से फीकी पड़ गई। स्वर्गीय लौ को ज़ियाओयान ने छीन लिया। वह जिस महिला को पसंद करता था वह भी ज़ियाओयान के प्यार में पड़ गई और उसकी शादी का दिन ज़ियाओयान ने बर्बाद कर दिया। अंत में उसके गर्वित कीमियागिरी के हुनर भी ज़ियाओयान के हाथों हार गए। ये कहना ही होगा कि ज़ियाओयान के सामने गुहे पूरी तरह से हार गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। चूंकि मैं पार हो चुका हूँ इसलिए मुझे अपना भाग्य बदलना ही होगा। मूल पुस्तक में अपने भाग्य के बारे में सोचते हुए गुहे की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। इस बार वह ज़ियाओयान को अपने पैरों पर कभी नहीं आने देगा। डिंग, शिष्य प्रणाली सफलतापूर्वक जागृत हुई। मेजबान को नौसिखिया उपहार पैकेज प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप नौसिखिया उपहार पैकेज खोलना चाहते हैं? इस समय गुहे के दिमाग में अचानक एक कोमल महिला की आवाज गूंजी। सिस्टम। अपने दिमाग में आवाज सुनकर गुहे थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से प्रतिक्रिया दी। क्या यह उसकी सुनहरी उंगली है? ये सही है। एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में उसके पास एक स्वर्णिम उंगली कैसे नहीं हो सकती थी? गुहे खुश था और जल्दी से पूछा, सिस्टम, क्या आप समझा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? जैसे ही गुहे की आवाज गिरी उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में सूचनाओं की एक धारा बह रही है। एक पल बाद गुहे ने सिस्टम के कार्य को समझ लिया। शिष्य प्रणाली, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये गुरु शिष्य संबंधों की एक प्रणाली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने शिष्यों को क्या सिखाता है, चाहे वह साधना तकनीक हो, युद्ध कौशल हो, गुप्त कला हो, साधना अंतर्दृष्टि हो आदि। यहाँ तक कि उसका रुकी हुई साधना स्तर भी। ये सब शिष्य प्रणाली के वापसी तंत्र का उपयोग करके सीधे उसके शिष्यों को हस्तांतरित किया जा सकता है। और यह वापसी गुणक यादृच्छिक है। यह 1 बार या 2 बार हो सकता है। ये 10 बार या 100 बार भी हो सकता है, या यहाँ तक कि 1000 बार या 10,000 बार भी हो सकता है। हालांकि इस शिष्य प्रणाली की कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे पहले, प्रत्येक शिष्य प्रति माह केवल 3 बार सिस्टम वापसी तंत्र को ट्रिगर कर सकता है। दूसरा, सिस्टम द्वारा लौटाए गए आइटम सिस्टम रिटर्न मैकेनिज्म को फिर से ट्रिगर नहीं कर सकते। तीसरा, होस्ट के शिष्यों को रिटर्न मैकेनिज्म को ट्रिगर करने के लिए सिस्टम की 8 पॉइंट रेटिंग तक पहुंचना चाहिए। ये 3 सीमाएं स्पष्ट रूप से उसे सीमित करने और बग का फायदा उठाने से रोकने के लिए हैं। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? गुहे ने कुछ अवाक होकर सोचा। लेकिन इन 3 सीमाओं के साथ भी शिष्य प्रणाली का कार्य अभी भी बेहद भयानक है। गुहे का मानना था कि इस शिष्य प्रणाली के साथ वह निश्चित रूप से अपना भाग्य बदलने में सक्षम होगा। फिर गुहे को अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी एक नौसिखिया उपहार पैकेज है जिसे उसने नहीं खोला था, और तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, सिस्टम, नौसिखिया उपहार पैकेज खोलो। डिंग, नौसिखिया उपहार पैकेज को सफलतापूर्वक खोलने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, दिव्य कौशल दीक्षा प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, अमर आभा प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, होस्ट को 7 एपिचा एक्सक्लूसिव पिल हॉट प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट को दिव्य कौशल 0 प्रक्षेपण प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट को 9 स्टार डूसेंट एक्सपीरियंस कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम के संकेतों की श्रृंखला सुनकर गुहे अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह नौसिखिया उपहार पैकेज इतना उदार होगा। इसने उसे बहुत सारी अच्छी चीजें दी। उपरोक्त आइटम सिस्टम स्पेस में भेज दिए गए हैं, कृपया उन्हें ध्यान से देखें, कोमल महिला आवाज ने कहा और फिर चुप हो गई। सिस्टम स्पेस में खजाने को देखते हुए गुहे ने एक गहरी सांस ली और शांत हो गया। सिस्टम, दिव्य कौशल दीक्षा निकालो। अगले ही पल गुहे ने सीधे सिस्टम से कहा। जैसे ही गुहे की आवाज गिरी, आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण अचानक उसके दिमाग में घुस गई। एक पल में गुहे ने अपने दिमाग में रहस्यमय जानकारी का एक टुकड़ा प्राप्त किया, जो दीक्षा दिव्य कौशल की साधना विधि और अंतर्दृष्टि थी। एक पल बाद गुहे ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। ये दीक्षा दिव्य कौशल बहुत शक्तिशाली था। जब तक वह कुछ भी महारत हासिल करता था, चाहे वह साधना तकनीक हो, लड़ाई कौशल हो, गुप्त कलाएं, साधना अंतर्दृष्टि आदि, यहाँ तक कि उसका रुकी हुई साधना स्तर भी,
ये सभी दीक्षा दिव्य कौशल का उपयोग करके सीधे उसके शिष्यों को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। गूही की आंखें उत्साह से भरी थी। ये दीक्षा दिव्य कौशल बस उसके लिए ही बनाया गया था। दीक्षा दिव्य कौशल प्लस शिष्य प्रणाली, ये निश्चित रूप से एक आदर्श संयोजन था। गूही मुस्कुराया और फिर सिस्टम स्पेस को फिर से देखा। सिस्टम, अमर आभा निकालो। जैसे ही उसने कहा, गूही को लगा कि एक रहस्यमय और अतुलनीय शक्ति उसके पूरे शरीर को ढांक रही है। ये गर्म और आरामदायक महसूस हुआ। उसी समय गूही को ये भी महसूस हुआ कि उसके शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं। उसकी त्वचा पर चमक की एक परत दिखाई दी, जिससे वह ज़ेब की तरह सफेद और बेदाग हो गई। इतना ही नहीं, इस रहस्यमय शक्ति के परिवर्तन के तहत गूही का चेहरा और आकृति भी थोड़ा बदल गई। गूहे, जो पहले से ही सुंदर था, के चेहरे की विशेषताएं और भी अधिक परिष्कृत हो गई थी और शरीर का अनुपात भी अधिक परिपूर्ण था। एक पल बाद गूहे के शरीर में परिवर्तन धीरे धीरे समाप्त हो गए। गूहे उत्सुकता से कमरे में एक दर्पण के पास गया और खुद को दर्पण में देखा। इस क्षण गूहे की आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। उसने खुद को दर्पण में देखा, सुंदर और सुरुचिपूर्ण, लंबा और पतला। उसके शरीर पर कोई अतिरिक्त चर्बी नहीं थी। इसके अलावा उसके शरीर पर एक तरह का अलौकिक और पारलौकिक स्वभाव भी था। उसके सुंदर चेहरे के साथ वह एक अमर व्यक्ति की तरह लग रहा था जो धरती पर उतरा था। सुंदर, बहुत सुंदर। खुद को आईने में देखते हुए गूहे आत्ममुग्ध होने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वह एक महिला होती तो शायद वह खुद से शादी करने में संकोच नहीं करती। अध्याय 2, सातचित्र उत्तम गोली हृदय दिव्य कौशल शून्य प्रक्षेपण। आत्म प्रशंसा में एक संक्षिप्त भोग के बाद गूहे ने अनिच्छा से अपनी निगाहें वापस खींच ली। उसके बाद गूहे ने अपना ध्यान वापस सिस्टम स्पेस के अंदरूनी हिस्से पर केंद्रित कर लिया। सिस्टम, सातचित्र उत्तम गोली हृदय को निकालो। इसके बाद गूहे ने अपने शरीर में एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया। ये शक्ति अत्यधिक प्रभावशाली थी, जो अपने रास्ते में आने वाले सभी को नष्ट कर रही थी। अगले ही पल गूहे ने अपनी रक्तवाहिकाओं के माध्यम से कई छोटी सुइयों को महसूस किया, जो उसके हृदय की ओर बढ़ रही थी। आह! गूहे के होठों से एक अनैच्छिक चीख निकली, क्योंकि तीव्र पीड़ा ने उसे लगभग बेहोश कर दिया था। हालांकि उसी क्षण उसके भीतर एक रहस्यमय शक्ति प्रकट होने लगी। गूहे के शरीर के भीतर असंख्य रून उभरे, आपस में जुड़ गए और अंततः एक हृदय में मिल गए। इस हृदय में 7 छिद्र थे, जिनमें से प्रत्येक धड़कन रहस्यमय पैटर्न को प्रकट करती थी। लयबद्ध स्पंदनों के बीच कीमिया के बर्तनों के टकराने की गूंज गूंज रही थी। उस पल गूहे को एक रहस्योद्घाटन हुआ। थोड़े समय के बाद उसके शरीर के भीतर की अजीबोगरीब सनसनी धीरे धीरे खत्म हो गई। 7 छिद्रों वाले उत्तम हृदय का निष्कर्षण पूरा हो गया। गूहे ने अपनी आंखें बंद कर ली, धीरे धीरे 7 छिद्रों वाले उत्तम हृदय के अद्भुत अनुप्रयोगों को समझने लगा। इस हृदय को प्राप्त करने का मतलब था कि गूहे को अब कीमिया के अपने मार्ग में सीमाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कीमिया के लिए उनकी जन्मजात प्रतिभा पहले से ही उल्लेखनीय थी, और अब इस हृदय के साथ उनकी क्षमता और भी अधिक दुर्जेय थी। ये कहा जा सकता है कि जब तक गूहे का असामयिक अंत नहीं होता, तब तक उन्हें भविष्य की पीढ़ी का कीमिया सम्राट बनना तय था। 7 छिद्रों वाले चमकदार हृदय के अपार प्रभावों को महसूस करते हुए गूहे की आंखों में उत्साह झलक उठा। इस हृदय के साथ एक शक्तिशाली साधक बनने की उनकी यात्रा लगभग सुनिश्चित थी। उत्साह के एक संक्षिप्त उछाल के बाद गूहे ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया और अपनी नजर वापस सिस्टम स्पेस पर केंद्रित कर ली। सिस्टम, दिव्य तकनीक शून्य प्रक्षेपण को निकालो। जैसे ही सूचनाओं का एक रहस्यमय प्रवाह उसके दिमाग में भर गया, गूहे आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर गया। थोड़ी देर बाद गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। जाहिर है वह पहले से ही शून्य प्रक्षेपण तकनीक की पेचीदगियों को समझ चुका था। शून्य प्रक्षेपण में उसके सार रक्त का उपयोग करके शून्य Z प्रतीकों को संघनित करना शामिल था। एक बार Z प्रतीक टूट जाने के बाद गूहे खुद को कहीं भी प्रक्षेपित कर सकता था, अपनी भौतिक उपस्थिति की तरह। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्रक्षेपित रूप में गूहे के समान ही शक्ति थी। एकमात्र कमी यह थी कि प्रक्षेपण केवल आधे घंटे तक ही कायम रह सकता था। इस शून्य प्रक्षेपण तकनीक में महारत हासिल करने के बाद गूहे ने पहले से ही इसके अनुप्रयोगों का पूर्वानुमान लगा लिया था। भविष्य में जब उसके शिष्य साहसिक कार्य पर निकलेंगे तो गूहे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक शून्य Z प्रतीक दे सकता है। अगर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ता है तो गूहे तुरंत Z प्रतीक को चकनाचूर करके खुद को वहां प्रक्षेपित कर सकता है, जिससे उसके शिष्यों को संकटों पर काबू पाने में मदद मिलती है। एक उल्लेखनीय तकनीक। गूहे इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस तकनीक के साथ उन्हें अब अपने शिष्यों के संकट का सामना करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अंत में गूहे ने सिस्टम स्पेस के भीतर अंतिम आइटम पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 9 सितारा डूसेंट स्तर का अनुभव कार्ड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्ड का उपयोग करने पर गूहे तुरंत एक डूसेंट की शक्ति प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा यह एक 9 सितारा डूसेंट की शक्ति थी। स्वाभाविक रूप से यह डूसेंट अनुभव कार्ड उपभोग योग्य था। एक बार उपयोग करने के बाद ये गायब हो जाएगा। इसके अलावा डूसेंट अनुभव कार्ड का उपयोग करने के बाद 9 सितारा डूसेंट साधना केवल आधे घंटे तक ही जारी रह सकती थी। इसलिए इस कार्ड के लिए गूहे को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। एक ऐसे युग में जहां डूडी स्तर के विशेषज्ञ शायद ही कभी दिखाई देते थे, एक 9 सितारा डूसेंट एक शिखर शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। गूहे की आंखों में एक चिंतनशील नजर दिखाई दी। वह डूसेंट अनुभव कार्ड का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि भविष्य में जीवन और मृत्यु का मामला न हो। डूसेंट साधना का अनुभव करने के लिए ये कार्ड उनके अंतिम ट्रम्प कार्ड के रूप में काम करेगा। सिस्टम, विशेषता पैनल खोलें, गूहे ने शांति से कहा। जैसे ही उसके शब्द फीके पड़ गए, उसके सामने एक ऊर्जा स्क्रीन भौतिक हो गई, जो केवल उसे दिखाई दे रही थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। होस्ट गूहे, आयु 30, कीमियागर रैंक 6ठी रैंक कीमियागर, साधना 3 सितारा डोकिंग, तकनीक बैंगनी सूर्य तकनीक मध्यवर्ती पृथ्वी रैंक, आत्मा साधना विधि डार्क सोल तकनीक 7वीं रैंक की आत्मा साधना।
लड़ाकू तकनीक, फ्लेम पाम उन्नत गहन रैंक, ब्लेज ईगल क्लॉ उन्नत गहन रैंक। दिव्य तकनीक, संचरण, शून्य प्रक्षेपण। संविधान, 7 उत्तम गोली, हृदयान्य, डूसेंट एक्सपीरियंस कार्ड, पर्पल ईगल फ्लेम, स्कारलेट स्नेक कॉलड्रॉन। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अपने सामने विशेषता पैनल की जांच करते हुए गूढ़ चिंतन की स्थिति में आ गया। कीमिया में गूहे की प्रतिभा निस्संदेह आश्चर्यजनक थी। जियामा साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी उन्होंने 30 साल की उम्र में छठे रैंक की कीमियागर का पद हासिल किया था। ऐसी जन्मजात प्रतिभा लगभग याओ चेन के बराबर थी। ये ध्यान देने योग्य है कि याओ चेन 8 महान परिवारों में से प्राचीन याओ कबीले से थे। ये कबीला कीमिया के लिए समर्पित था, जिसमें पूरी वंशावली कीमियागरों से बनी थी। याओ कबीले के हिस्से के रूप में याओ चेन की विरासत ने एक कीमियागर के लिए इष्टतम आधार प्रदान किया। इसके अलावा डूडी वंश के निशान याओ चेन की नसों में बहते थे। जबकि उनकी उल्लेखनीय प्रतिभा एक कारक थी, उनकी डूडी वंश से वृद्धि इस दुनिया में नंबर 1 कीमियागर बनने के लिए उनके उत्थान में निर्विवाद थी। गूहे की तुलना में याओ चेन के पास कई अंतर्निहित लाभ थे। अपने वर्तमान साधना स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए गूहे ने विचार किया। 3 सितारा डोकिंग, कीमिया में उनके असाधारण कौशल की तुलना में गूहे की साधना प्रतिभा कुछ हद तक कम थी। हालांकि 30 तक 3 सितारा डोकिंग स्तर तक पहुंचना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। गूहे की प्रगति का श्रेय उनकी छठी रैंक कीमियागर के रूप में उनकी पहचान को दिया जा सकता है। एक छठी रैंक कीमियागर के रूप में वह खुद को स्वतंत्र रूप से बनाए रख सकते थे। अड़चनों के समय वह बस गोलियां खाकर आगे बढ़ सकते थे। फिर भी गूहे 3 सितारा डोकिंग स्तर पर बने रहे, और यह एक मध्यवर्ती पृथ्वी रैंक तकनीक की सहायता से था। बेशक कीमिया के प्रति उनका उत्कट समर्पण अक्सर साधना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दबा देता था। अपने गुण पैनल की गहन समीक्षा करने के बाद गूहे के होठों पर मुस्कान आ गई। एक 3 सितारा डो राजा, एक छठी रैंक कीमियागर, यद्यपि अजय नहीं, ये शुरुआती बिंदु अनगिनत औसत दर्जे की शुरुआतों से अतुलनीय रूप से बेहतर था। गूहे इस नींव से संतुष्ट महसूस करते थे। सिस्टम की सहायता अब उनके निपटान में थी। आने वाली चुनौतियां उनके अपने प्रयासों पर निर्भर करेगी। जैसे ही गूहे की आकांक्षाएं बढ़ रही थी, अचानक उसके दरवाजे के बाहर से एक अप्रत्याशित दस्तक गूंजी। कौन है वहां? अपने विचारों की श्रृंखला में बाधा डालते हुए गूहे की भौहें थोड़ी सी नाराजगी के साथ सिकुड़ गईं। गुरु, ये शिष्य लियू लिंग है जो आपसे मिलने का अनुरोध कर रहा है। दरवाजे के पीछे से एक थोड़ी अनिश्चित आवाज उभरी, जो गहरे सम्मान के स्वर में थी। लियू लिंग नाम सुनते ही गूहे के मन में पहचान की एक झिलमिलाहट जगी। दरअसल मूल कार्य में गूहे के पास लियू लिंग नाम का एक शिष्य था। हालांकि गामा साम्राज्य में कीमिया प्रतियोगिता के दौरान लियू लिंग का प्रदर्शन नायक ज़ियाओयान से कम था, फिर भी उन्हें एक कीमिया कौतुक के रूप में सम्मानित किया गया। प्रवेश करें। गूहे की आवाज में अलगाव का स्पर्श था। संयोग से वह ट्रांसमिशन दिव्य तकनीक की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। आज वह लियू लिंग को एक परीक्षण विषय के रूप में नियुक्त करेगा। हालांकि गूहे के दिल में कुछ चिंताएं थी। सिस्टम को रिफंड तंत्र को सक्रिय करने के लिए शिष्य को 8 अंकों का मूल्यांकन को प्राप्त करने की आवश्यकता थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लियू लिंग की प्रतिभा सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। जैसे ही गूहे के शब्द निकले, दरवाजा धीरे से खोला गया और एक युवक अंदर आया। युवक ने कीमियागर की पोशाक पहनी हुई थी। वह काफी युवा और लंबा कद का दिख रहा था। वह अपने शुरुआती 20वें दशक में लग रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर तीखी रेखाएं थीं। यह युवक कोई और नहीं बल्कि गूहे का निजी शिष्य लियू लिंग था। शिष्य गुरु को सम्मान देता है, लियू लिंग ने कमरे में प्रवेश करते समय सम्मानपूर्वक झुककर कहा। उसका रवैया अत्यधिक सम्मानजनक था। लिंगर, अत्यधिक शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। गूहे के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी। ये सुनकर लियू लिंग ने धीरे से अपना सिर उठाया। फिर भी जैसे ही उसने गूहे के चेहरे को देखा, उसकी अभिव्यक्ति सदमे में जम गई। मास्टर, आप। एक पारलौकिक कमर की हवा के नीचे गूहे अभर हरकत के साथ एक अलौकिक और सुरुचिपूर्ण आचरण प्रकट कर रहा था। नतीजतन लियू लिंग, जो गूहे के आसपास रहने का आदी था, ने भी स्पष्ट रूप से अंतर को पहचान लिया। वह गूहे को घूरता रहा, स्पष्ट रूप से हैरान था। मास्टर इतने अति सुंदर कैसे दिखाई दे सकते हैं? अपने सामने की आकृति को देखकर लियू लिंग, जो अक्सर अपने अच्छे रूप पर गर्व करता था, खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सका। लियू लिंग के हैरान भाव को देखकर गूहे स्वाभाविक रूप से कारण समझ गया। हालांकि उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने ध्यान ही नहीं दिया हो। पारलौकिक अमर आभा ने मुख्य रूप से उसके स्वभाव को बदल दिया था। उसकी उपस्थिति में केवल मामूली समायोजन हुए थे और इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया था। इसलिए गूहे को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि लियू लिंग उसकी असली पहचान पर संदेह करेगा। लिंगर, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद गूहे मुस्कुराया और विषय बदल दिया। ये सुनकर लियू लिंग को तुरंत होश आ गया। उसने गूहे की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर को रिपोर्ट करते हुए मैंने सफलतापूर्वक द्वितीय श्रेणी की कीमियागर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। इस बिंदु पर लियू लिंग के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि की झलक दिखाई दी। केवल 15 वर्ष की आयु में वह द्वितीय श्रेणी की कीमियागर के क्षेत्र में पहुंच गया था। यह उपलब्धि पूरे जियामा साम्राज्य में लगभग बेजोड़ थी, जो उसके गुरु गूहे के बाद दूसरे स्थान पर थी। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, गूहे ने एक शब्द के साथ प्रशंसा की। सिस्टम, लियू लिंग की विशेषताओं की जांच करें। गूहे ने गुप्त रूप से सिस्टम से संवाद किया। वह देखना चाहता था कि लियू लिंग की विशेषताएं सिस्टम की 8 बिंदु मूल्यांकन की आवश्यकता को पूरा करती है या नहीं। जैसे ही गूहे के शब्द समाप्त हुए, उसके सामने एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी, जो केवल उसे दिखाई दे रही थी। अध्याय 3, ज्ञान संचारित करना। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नाम लियू लिंग। समझ 7.5। रूट बोन 7.5। भाग्य 8 जोड़ 1 मेजबान का शिष्य बन गया। भाग्य जोड़ 1। कीमिया क्षेत्र द्वितीय श्रेणी के कीमियागर। खेती का स्तर द्वितीय स्टार फाइटर।
तकनीक, भयंकर सूर्य सूत्र रहस्यवादी उच्च स्तर, लड़ाकू कौशल, ज्वालायान फिंगर रहस्यवादी मध्यवर्ती स्तर, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियूलिंग के गुणों की जांच करने पर गूही की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। लियूलिंग की समझ और रूटबोन केवल 7.5 पर थी और उसका भाग्य मुश्किल से मानक को पूरा करता था। फिर भी गूहे ने लियूलिंग के शिष्य बनने के बाद बोनस अंक की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि उसने समझ लिया वो एक सिस्टम वाला ट्रांसमिग्रेटर था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास अप्रेंटिस सिस्टम था। खुद को गुरु मानकर लियूलिंग निस्संदेह एक दुर्जय व्यक्ति बन जाएगा। कितनी किस्मत की बात है, एक अंक जोड़ना उचित था। इस अतिरिक्त अंक के साथ लियूलिंग का स्कोर ठीक 8 पर पहुंच गया, जिससे सिस्टम का इनाम तंत्र सक्रिय हो गया। गुरु गुरु क्या बात है। कमरे में गूहे की खामोश निगाहों को देखकर लियूलिंग हैरान हो गया। गूहे के चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक दिखाई दी, जो तुरंत शांति में बदल गई। उसने सोचा, मैं बस सोच रहा था कि आपको कैसे पुरस्कृत किया जाए। इनाम। ये सुनकर लियूलिंग के चेहरे पर उलझन की भावना उभरी। गुरु, क्या इनाम? चूंकि आप दूसरे दर्जे के कीमियागर बन गए हैं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से आपको पुरस्कृत करना होगा, गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा। आह, सफलताओं के लिए पुरस्कार। ये सुनकर लियूलिंग की आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। दूसरे दर्जे के कीमियागर तक पहुंचने के लिए इनाम अप्रत्याशित था। हाँ, ये प्रोत्साहन का एक रूप है, गूहे ने हंसते हुए कहा। भविष्य में चाहे आप कीमिया या साधना में आगे बढ़ें, मैं पुरस्कार प्रदान करूंगा। लियूलिंग का उत्साह बढ़ गया। शिष्य गुरु का धन्यवाद करता है। लिंगर, यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक सिखाऊंगा, गूहे ने लियूलिंग को इशारा किया। आत्मा शक्ति साधना गुप्त तकनीक। ये सुनकर लियूलिंग का दिमाग हिल गया। गुरु उसे आत्मा शक्ति साधना गुप्त तकनीक सिखाने के लिए तैयार थे। एक कीमियागर के लिए आत्मा शक्ति की तीव्रता महत्वपूर्ण थी। हालांकि लियूलिंग दूसरे दर्जे के कीमियागर तक पहुंच गया था, तीसरे दर्जे तक पहुंचने के लिए उसकी आत्मा शक्ति को मानक को पूरा करना होगा। साधना की प्रगति के साथ आत्मा शक्ति की तीव्रता बढ़ गई, लेकिन आत्मा शक्ति गुप्त तकनीकों का अभ्यास करने की विधि भी थी। लियूलिंग के लिए एक कीमियागर के रूप में उन्होंने ऊर्जा की खेती पर कम ध्यान केंद्रित किया। वह आत्मा शक्ति रहस्यों की ओर झुका। हालांकि ये रहस्य अनमोल थे और आसानी से प्राप्त नहीं होते थे। लियूलिंग लंबे समय से आत्मा शक्ति साधना तकनीक की इच्छा रखता था। अब जब उसने सुना कि गूहे उसे सिखाने के लिए तैयार है, तो वह खुशी से झूम उठा। वह तुरंत गूहे के पास गया। लिंगर, बैठ जाओ, गूहे ने लियूलिंग की उत्तेजना को देखते हुए निर्देश दिया। रहस्यवादी आत्मा तकनीक 7वीं रैंक की आत्मा शक्ति साधना पद्धति एक खजाना था, जिसे गूहे ने अपनी युवावस्था में एक प्राचीन खंडहर से प्राप्त किया था। शिष्यों को दिए गए किसी भी चीज के लिए प्रतिफल प्राप्त करने के बावजूद गूहे ने वही चुना जो सबसे मूल्यवान था। लियूलिंग हालांकि हैरान था, उसने गूहे पर पूरी तरह से भरोसा किया और उसका पालन किया। गूहे ने लियूलिंग के सिर पर अपनी हथेली रखी और गंभीरता से कहा, अपनी आंखें बंद करो, अपने दिमाग को केंद्रित करो। लियूलिंग ने भी ऐसा ही किया। गूहे ने ट्रांसमिशन तकनीक का इस्तेमाल किया और रहस्यवादी आत्मा तकनीक और इसकी अंतर्दृष्टि को लियूलिंग तक पहुंचाया। इस बीच गूहे के व्यवहार से हैरान लियूलिंग को अपने दिमाग में सूचनाओं का एक रहस्यमय प्रवाह महसूस हुआ। सोचने का समय न होने के कारण उसने निर्देशानुसार ध्यान केंद्रित किया, रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात किया। कुछ ही क्षणों बाद गूहे ने रहस्यमय आत्मा तकनीक की सामग्री को पूरी तरह से लियूलिंग तक पहुंचा दिया था। लियूलिंग की आंखें बंद रहीं, उसका दिमाग नई मिली जानकारी को आत्मसात और विलीन कर रहा था। रहस्यमय आत्मा तकनीक 7वीं रैंक की आत्मा शक्ति साधना गुप्त तकनीक। अंततः लियूलिंग ने गूहे द्वारा उसे दी गई आत्मा शक्ति साधना पद्धति का नाम और ग्रेड सीखा। इस बीच सिस्टम से एक अधिसूचना गूहे के दिमाग में गूंज उठी। डेंग ने पाया कि मेजबान ने शिष्य लियूलिंग को 7वीं रैंक तकनीक मिस्टिक सोल तकनीक प्रदान की है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने, सम्राट ग्रेड भक्षण आत्मा तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। गॉड ग्रेड भक्षण आत्मा तकनीक को सिस्टम स्पेस में जमा कर दिया गया है। होस्ट, कृपया जांच करें। अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज के साथ गूहे दंग रह गया। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसके चेहरे पर खुशी की लहर फैल गई। सम्राट ग्रेड, उसने गलत नहीं सुना था। 7वीं रैंक की रहस्यवादी आत्मा तकनीक प्रदान करने के परिणामस्वरूप एक सम्राट ग्रेड तकनीक भक्षण आत्मा तकनीक प्राप्त हुई। एक विचार के साथ गूहे सिस्टम स्पेस में प्रवेश किया। वहां एक काला स्क्रॉल शून्य में तैरता हुआ एक भयानक प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। क्या होस्ट भक्षण आत्मा तकनीक की विरासत को स्वीकार करता है? एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा क्योंकि गूहे की चेतना ने काले स्क्रॉल को छुआ। हालांकि उसे याद आया कि लियूलिंग मौजूद था और उसने सिस्टम स्पेस से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने अपनी नजर लियूलिंग पर घुमाई, जो अभी भी ज्ञान को अवशोषित कर रहा था। 7वीं रैंक की रहस्यवादी आत्मा तकनीक सीखने के बाद लियूलिंग ने अपनी आंखें खोली, उत्साह चमक रहा था। अपनी आंखों को चौड़ा करके लियूलिंग ने गूहे का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। शिष्य इस दिव्य तकनीक के लिए गुरु का धन्यवाद करता है। अत्यंत ईमानदारी से लियूलिंग गूहे के सामने घुटने टेक दिए। लियूलिंग की प्रतिक्रिया अपेक्षित थी। रहस्यवादी आत्मा तकनीक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी। ये 7वीं रैंक की आत्मा शक्ति साधना तकनीक थी, जो 7वीं रैंक की कीमियागर बनने का मार्ग था। इस तकनीक की महत्ता शायद कुछ 6वीं रैंक की कीमियागरों के पास भी न हो। लियूलिंग, एकमात्र दूसरी रैंक की कीमियागर, ने 7वीं रैंक की तकनीक हासिल कर ली थी। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। केवल एक तकनीक पर्याप्त नहीं है। मेरे प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में आप अंततः इसे प्राप्त करेंगे, गूहे ने आश्वस्त किया। मैं इसे आपको थोड़ा पहले दे रहा हूँ। गूहे ने लियूलिंग की भावनाओं को पूरी तरह से समझा। सम्राट ग्रेड तकनीक बेहद रोमांचक थी। मास्टर की उदारता शब्दों से परे है। मैं गहराई से आभारी हूँ, लियूलिंग ने अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया।
बस इतना ही, तुम्हारे लिए मेरा इनाम अभी खत्म नहीं हुआ है, गूहे ने लियू लिंग के सिर को धीरे से थपथपाते हुए कहा। क्या ये खत्म नहीं हुआ? क्या गुरु से और कुछ आना बाकी था? लियू लिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी स्तब्ध हो गई। क्या आज उनके गुरु असाधारण रूप से उदार थे? अटकलें मत लगाओ, गूहे ने लियू लिंग के सिर को थपथपाते हुए सलाह दी। हाँ गुरु, लियू लिंग ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। गूहे ने अपनी दाहिनी हथेली को आगे बढ़ाया, उसे लियू लिंग की पीठ पर दबाया। अपने शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा प्रवेश करते हुए महसूस करते हुए लियू लिंग हैरान रह गया। उसके गुरु क्या कर रहे थे? अपने दिमाग को केंद्रित करो और इस ऊर्जा को अवशोषित करो, गूहे की आवाज अचानक सुनाई दी। बिना सवाल करने का समय दिए लियू लिंग ने आज्ञा का पालन किया, पूरे दिल से ऊर्जा को अवशोषित किया। कुछ ही क्षणों बाद लियू लिंग के शरीर के भीतर एक दबी हुई आवाज गूंजी। उसका आभामंडल बदल गया, उसने सफलता प्राप्त कर ली थी। उसकी साधना 2 सितारा डू प्रैक्टिशनर से 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच गई। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था, उसके भीतर ऊर्जा बढ़ती रही। एक और क्षण के बाद लियू लिंग की आभा एक बार फिर बदल गई। 4 सितारा डू साधक, पसीने से लथपथ लियू लिंग का सुंदर चेहरा, और वह कुछ पीला दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। धमाका, एक पल के बाद लियू लिंग 5 सितारा डू साधक बन गया। मास्टर, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। लियू लिंग की आवाज पीड़ा से भरी हुई थी, वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ये सुनकर गूहे को निराशा का एहसास हुआ, लेकिन सावधानी की आवश्यकता को समझा। शक्ति का अत्यधिक हस्तांतरण लियू लिंग के शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए गूहे ने हस्तांतरण को रोक दिया और एक सिस्टम अधिसूचना प्राप्त की। डेंग ने पाया कि मेजबान ने वरिष्ठ शिष्य लियू लिंग को 7 दिनों की साधना प्रदान की है। मेजबान को 1000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने और 19 साल की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। नोट, ये 19 वर्ष 3rd स्टार डूकिंग के स्तर के अनुरूप है। 19 वर्षों की साधना प्रणाली स्थान में जमा हो गई है। मेजबान कृपया जांच करें। 1000 गुना प्रतिफल, 19 वर्ष की साधना प्रणाली की घोषणा सुनकर गूहे अचंभित रह गया। 19 वर्षों के लिए 7 दिनों की साधना का व्यापार करना एक अविश्वसनीय रूप से अनुकूल सौदा था। बिना किसी हिचकिचाहट के गूहे प्रणाली स्थान में घुस गया। वहां एक बैंगनी गोला शून्य में मदरा रहा था। क्या मेजबान 19 वर्षों की साधना को स्वीकार करता है? प्रणाली की आवाज गूंज उठी जब गूहे की चेतना ने गोले को छुआ। लियू लिंग की उपस्थिति के कारण गूहे ने इसे अस्थायी रूप से स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। जब वह प्रणाली स्थान से हटा तो उसने पाया कि लियू लिंग फिर से उसके सामने घुटने टेक रहा है। लिंगर, तुम फिर से घुटने क्यों टेक रहे हो? गूहे ने लियू लिंग को खड़ा होने में मदद की, कुछ हद तक हैरान। गुरु की दया पहाड़ जितनी अपार है। आपने मुझे 7वीं रैंक की साधना तकनीक दी है और मुझे साधना भी प्रदान की है। मैं आपके प्रति शर्मिंदा और ऋणी महसूस करता हूँ। लियू लिंग ने अपना आभार व्यक्त किया। यदि गुरु मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो मैं आपकी कृपा का बदला 1000 गुना और सफलता प्राप्त करने पर 10,000 गुना चुकाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। लियू लिंग ने अपने दिल में प्रतिज्ञा की। लिंगर, तुम मेरे एकमात्र शिष्य हो, स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें अच्छी चीजें दूंगा। गूहे ने लियू लिंग की ईमानदारी की सराहना करते हुए उत्तर दिया। जब तक तुम लगन से साधना करते हो, बाहर अपना नाम बनाते हो और मेरी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हो, तब तक यह मुझे पुरस्कृत करेगा। गूहे ने गंभीरता से बोलते हुए लियू लिंग के कंधे को थपथपाया। शिष्य साधना में 2 गुना प्रयास करने और गुरु की उच्च अपेक्षाओं को कभी निराश नहीं करने की शपथ लेता है। ये वादा करते समय लियू लिंग की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। अच्छा, आप वास्तव में एक उल्लेखनीय शिष्य हैं। गूहे की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी और उसने एक ही बार में सभी पुरस्कार देने का फैसला किया। मेरे पास अभी भी आपके लिए एक पुरस्कार है। ये सुनकर लियू लिंग आश्चर्यचकित हो गया। एक और पुरस्कार, एक और 7वीं रैंक तकनीक, एक और स्थानांतरण। इन्हें प्राप्त करते हुए लियू लिंग को लगा जैसे वह एक सपने में था और गूहे कह रहा था कि अभी और भी कुछ आना बाकी है। गुरु, आपकी उदारता असाधारण सीमा तक पहुंच गई है। गूहे ने हल्के से मुस्कुराया। उसके विचार उसकी अगली कार्रवाई की ओर निर्देशित थे। उसकी हथेली में बैंगनी लौ की एक किरण दिखाई दी। जैसे ही बैंगनी लौ भौतिक हुई, उसने एक चील का रूप ले लिया। एक चील की चीख निकाल रही थी। इसके चारों ओर पानी की लहरों जैसी अजीबोगरीब लहरें उठने लगी, जिससे एक रहस्यमय आभा पैदा हुई। लिंगर, मेरी ओर से एक आखिरी पुरस्कार है। ये बैंगनी चील की लौ है। अध्याय 4, स्वर्गीय ज्वाला अथाह ज्वालाएं। मास्टर, क्या यह आपकी बैंगनी ईगल ज्वाला नहीं है? जैसे ही गूहे ने बैंगनी ज्वालाओं का अनावरण किया, लियू लिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। कई वर्षों तक गूहे का अनुसरण करने के बाद उसने स्वाभाविक रूप से इन बैंगनी ज्वालाओं को पहचान लिया कि गूहे ने कीमिया के लिए इनका उपयोग किया था। बैंगनी ईगल ज्वाला एक असाधारण जानवर जैसी आग थी, जिसे गूहे ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर मुझे इस बैंगनी ईगल ज्वाला से पुरस्कृत करना चाहते हो? गूहे ने अभी जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए लियू लिंग अब खुद को रोक नहीं सका। धक, मास्टर, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, आपने अपने शिष्य को पहले ही 7वीं कक्षा की तकनीकें और साधना सिखा दी है। बस इतना ही काफी है। ये बैंगनी ईगल ज्वाला वह आग है जिसका उपयोग आप कीमिया के लिए करते हैं। मास्टर, आपका शिष्य इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इस बार लियू लिंग ने अपने सामान्य स्वभाव के विपरीत घुटने टेक दिए और स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बैंगनी ईगल लॉ ने कीमियागरों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला। अगर वह इसे स्वीकार कर लेता तो मास्टर भविष्य में कीमिया के लिए क्या करता? ये सोचकर लियू लिंग ने बैंगनी ईगल लॉ को स्वीकार कर दिया। लिंगर, उठो। लियू लिंग को फिर से घुटने टेकते देख गूहे को सिरदर्द होने लगा। यह मूर्ख लड़का ठीक था, लेकिन उसका संकल्प थोड़ा कमजोर था। हर मोड़ पर घुटने टेकना, ये कौन सहन कर सकता है? मास्टर, अगर आप अपना अनुरोध वापस ले लेते हैं तो मैं उठ जाऊंगा। लियू लिंग ने अपना सिर हिलाया, फिर भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
लिंगर, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मास्टर नाराज हो जाएंगे। लियूलिंग के उसकी बातों पर ध्यान न देने के कारण गूही केवल एक सख्त शिक्षक की मुद्रा अपना सकता था और क्रोध का दिखावा कर सकता था। मास्टर, गूही के शब्दों को सुनकर लियूलिंग अनिच्छुक था, लेकिन उसे आज्ञाकारी रूप से खड़ा होना पड़ा। मास्टर, मैं वास्तव में इस बैंगनी ईगल लॉ को स्वीकार नहीं कर सकता। लियूलिंग ने फिर भी पर्पल ईगल फ्लेम लेने से इनकार कर दिया। लिंगर, दरअसल मुझे एक और तरह की विशेष आग के बारे में खबर मिली है। लियूलिंग को दृढ़ निश्चय देखकर गूही को आखिरी कोशिश करनी पड़ी। मुझे इस पर्पल ईगल फ्लेम की अब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम इसे नहीं चाहते तो मैं इसे किसी और को दे दूंगा। ऐसा कहने के बाद गूही ने उसके हाथ से पर्पल ईगल फ्लेम वापस लेने की तैयारी की। ये सुनकर लियूलिंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जब वो वापस लौटा तो उसने झट से गूही की आस्तीन पकड़ ली। मत करो गुरु, मैं गलत था गुरु। लियूलिंग की शोकाकुल अभिव्यक्ति तुरंत चापलूसी में बदल गई। गुरु, चूंकि आप इसका उपयोग नहीं करेंगे इसलिए कृपया इसे अपने शिष्य को दे दें। गूही का चेहरा सख्त हो गया। क्या आपने इसे दृढ़ता से मना नहीं किया? लियूलिंग ने जल्दी से अपनी गलती स्वीकार की। गुरु, मैं गलत था। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। यही तो है। गूही की आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। उसने अब लियूलिंग को नहीं रोका और सीधे पर्पल ईगल फ्लेम को सौंप दिया। इस बीच गूही के दिमाग में सिस्टम की त्वरित आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी। डेंग, मेजबान ने वरिष्ठ शिष्य लियूलिंग को बीस्ट फ्लेम पर्पल ईगल फ्लेम प्रदान किया है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने, स्वर्गीय फ्लेम 9 एबिसल फ्लेम प्राप्त करने के लिए बधाई। 9 एबिसल फ्लेम सिस्टम स्पेस में पहुंचा दिए गए हैं। कृपया जांच करें। 10 गुना रिटर्न, 9 एबिसल फ्लेम। गूही का हाथ पर्पल ईगल फ्लेम को पकड़े हुए थोड़ा कांपने से नहीं बच सका। धन्यवाद मास्टर। लियूलिंग ने सावधानी से पर्पल ईगल फ्लेम प्राप्त किया और कृतज्ञता में गूही को प्रणाम किया। चलो जल्दी से इसे परिष्कृत करो। अपने मन में सिस्टम की त्वरित आवाज सुनकर गूही इसे जांचने के लिए उत्सुक था। उसने तुरंत लियूलिंग से जाने का आग्रह किया। हाँ, मैं विदा लेता हूँ। गूही की भावनाओं की तरह लियूलिंग भी बैंगनी ईगल लॉ को परिष्कृत करने के लिए अधीर था। गूही के आग्रह को सुनकर वह देर नहीं लगा और जल्दी से गूही के कमरे से बाहर निकल गया। लियूलिंग के चले जाने के बाद गूही अब और इंतजार नहीं कर सका और सिस्टम स्पेस में प्रवेश किया। सिस्टम स्पेस के अंदर काली स्क्रॉल और बैंगनी प्रकाश समूह के अलावा अब एक अतिरिक्त बैंगनी लॉ थी। ये बैंगनी लॉ अत्यधिक उत्साही थी, एक फीनिक्स जैसी। तो ये 9 रसातल लपटे हैं। उसके सामने बैंगनी लॉ को देखते हुए गूही की आंखों में उत्साह चमक उठा। एक स्वर्गीय लॉ हर किमियागर के लिए एक प्रतिष्ठित वस्तु थी और गूही कोई अपवाद नहीं था, क्योंकि वह खुद एक किमियागर था। डेंग, क्या मेजबान 9 रसातल लपटों को आत्मसात करना शुरू करना चाहता है? जैसे ही गूही की चेतना 9 रसातल के पास पहुंची, लपटे सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। सिस्टम की आवाज सुनकर गूही ने क्षण भर के लिए विराम लिया और फिर अपना सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि किसी दूसरी दुनिया की आग के साथ बेतरतीब ढंग से विलय करना खतरनाक होगा। भले ही उसके पास सिस्टम की सहायता थी, लेकिन सुरक्षा के लिए गूही ने पहले अपनी साधना को बढ़ाना बेहतर समझा। ये सोचते हुए गूही ने तुरंत अपनी नजर पास के बैंगनी प्रकाश समूह पर घुमाई। सिस्टम, 19 साल की साधना निकालो। चिंतन के एक पल के बाद गूही ने सिस्टम को सीधा आदेश दिया। जैसे ही गूही के शब्द गिरे, उसके भीतर शक्ति का एक बड़ा उछाल फूट पड़ा। अच्छा नहीं, इस ऊर्जा को महसूस करते हुए गूही की अभिव्यक्ति बदल गई। वह फिर तेजी से आगे बढ़ा और पड़ोसी कीमिया कक्ष में प्रकट हुआ। अब तक विशाल ऊर्जा पहले से ही गूही के अंगों और हड्डियों में भर चुकी थी। उसने खुद को जबरन शांत किया और इस विशाल ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बैंगनी यान फॉर्मूला को सक्रिय किया। एक क्षण के बाद गूही की साधना लगातार बढ़ने लगी। चौथा सितारा डोकिंग, 5वां सितारा डोकिंग, 6ठा सितारा डोकिंग। जैसे जैसे वह लगातार अपने भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करता गया, गूही की साधना बढ़ती गई। अंत में गूही की साधना 9वें स्टार डोकिंग में अपने चरम पर पहुंच गई। बस एक कदम दूर और वह डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। साथ ही गूही के शरीर के भीतर की ऊर्जा अंततः समाप्त हो गई। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए गूही की निगाहों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। 9वां स्टार डोकिंग। बस एक पल में वह 3रे स्टार डोकिंग से 9वें स्टार डोकिंग के शिखर पर पहुंच गया था। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से उत्साहजनक था। अपने भीतर एक 9वें स्टार डोकिंग की दुर्जय शक्ति को महसूस करते हुए गूही के होठों पर अनजाने में एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। इस प्रगति के साथ उसे डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में अधिक समय नहीं लगा। मूल कार्य से परिचित होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से इसे समझ गया। केवल डू सम्राट के दायरे में कदम रखने से ही वह इस दुनिया में आत्मसंरक्षण का धागा प्राप्त कर सकता था, जो दुर्जय व्यक्तियों से भरा हुआ था। 9वें स्टार डू राजा के रूप में मेरी वर्तमान शक्ति के अनुसार और सिस्टम की सहायता से 9 रसातल लिप्टों के साथ विलय सुरक्षित होना चाहिए। चिंतन के एक पल के बाद गूही ने शांति से कहा, सिस्टम, 9 रसातल लिप्टों को निकालो। जैसे ही गूही के शब्द गिरे, सिस्टम स्पेस के भीतर बैंगनी लौ बैंगनी प्रकाश में बदल गई, तुरंत गूही के शरीर में प्रवेश कर गई। 9 रसातल लिप्टों के एकीकरण पर गूही को लगा जैसे कि उसे बिजली से मारा गया हो। उसका रंग एक पल में बेहद पीला हो गया। उसके भीतर एक तीव्र जलन की अनुभूति हुई। पसीने की बूंदें गूही के माथे से लुढ़क गई और उसने महसूस किया कि उसके शरीर का हर रेशा लगातार ऐंठन कर रहा है। इस दिल दहला देने वाले दर्द के बीच 9 अथाह लपटें धीरे धीरे गूही के भीतर समाहित होने लगी। अनंतकाल जैसा महसूस होने के बाद गूही के शरीर के भीतर का कष्टदायी दर्द धीरे धीरे कम हो गया। उसी क्षण गूही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी काली पुतलियों में बैंगनी रोशनी की एक झलक झिलमिला रही थी। धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए गूही के विचार टिमटिमाने लगे, जिससे बैंगनी लौ का एक गोला तुरंत उछल पड़ा। अपने हाथ में बैंगनी 9 अथाह लपटों को देखते हुए गूही के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई।
अगला, ये सम्राट स्तर की तकनीक भक्षणात्मा कला का समय है। अपने उत्साह के बाद गूही धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी नजर धीरे धीरे सिस्टम स्पेस के भीतर काले स्क्रॉल पर चली गई। अध्याय 5, भक्षण आत्मा कला की विरासत, यूनियन का दौरा। क्या मेजबान भक्षण आत्मा कला की विरासत को स्वीकार करता है? जैसे ही गूही की चेतना ने काले स्क्रॉल से संपर्क किया, सिस्टम की त्वरित आवाज सुनाई दी। मैं स्वीकार करता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के गूही ने सीधा चुनाव किया। अगले ही पल गूही को थोड़ा चक्कर आने लगा क्योंकि उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी बहने लगी। जानकारी की अनगिनत धाराएं एक बेहद तेज ब्लेड की तरह उसके अंदर घुस गईं, उसकी खोपड़ी को चीरती हुई उसके दिमाग की गहराई में उतर गईं। अपनी आंखें कसकर बंद करके गूही का दिमाग थोड़ा एकाग्र था, खुद को जानकारी की धार में डुबो रहा था। काफी देर बाद गूही की पलकों पर ठंडे पसीने की एक हल्की परत चिपक गई और उसके मुंह के कोने पर अचानक उत्साह का एक निशान दिखाई दिया। आखिर तक गूही की छाती तेजी से धड़क रही थी, जो इस समय उसके अत्यधिक उत्साह को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। अपने मन में गहन जानकारी में लीन गूही पूरी तरह से स्थिर रहा। 3 घंटे बाद ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी काली पुतलियां उत्साह से चमक रही थी। भक्षण आत्मा कला वास्तव में दूसरों की आत्माओं को सीधे भस्म कर सकती है ताकि व्यक्ति की अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाया जा सके। अपने मन में भक्षण आत्मा कला की सामग्री को याद करते हुए गूही की आंखों में उत्साह दिखाई दिया। केवल इतना ही नहीं, दूसरे की आत्मा को भस्म करते समय भक्षण आत्मा कला मुझे उनकी यादों को देखने की भी अनुमति दे सकती है। ये क्षमता वास्तव में भयानक है। भक्षण आत्मा कला के असाधारण प्रभावों के बारे में सोचते हुए गूही सम्राट ग्रेड तकनीक के रूप में इसकी शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। एक कीमियागर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू आत्मा शक्ति की खेती थी। डूक्यूई की खेती की तुलना में आत्मा शक्ति की खेती करना कहीं अधिक कठिन था। इसके अलावा जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता गया, आत्मा शक्ति को बढ़ाना अधिक चुनौतीपूर्ण होता गया। यही कारण है कि डूक्यूई महाद्वीप पर बहुत कम उच्च स्तरीय कीमियागर थे। अब जब गूही ने सम्राट ग्रेड तकनीक भक्षण आत्मा कला में महारत हासिल कर ली थी, तो वह दूसरों की आत्माओं का उपभोग करके सीधे अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ा सकता था। अन्य कीमियागरों के लिए यह अनुचित लाभ प्राप्त करने के बराबर था। लंबे समय के बाद गूही के दिल में उत्साह धीरे धीरे कम हो गया। उसकी आंखों में एक चिंतनशील भाव ने ले लिया। हालांकि भक्षण आत्मा कला बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन इसका खुले तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। एक बार प्रकाश में आने के बाद यह विचित्र और असामान्य तकनीक निस्संदेह अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा। रैंक 6 कीमियागर होने के बावजूद गूही शायद खुद की रक्षा करने में सक्षम न हो। इसलिए अगर गूही भविष्य में भक्षण आत्मा कला का उपयोग करना चाहता है तो उसे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। पहले मेरी साधना को स्थिर करें। ये देखते हुए कि उसने अपनी साधना के एक महत्वपूर्ण हिस्से को तेजी से बढ़ाया था, गूही संभावित अस्थिरता के बारे में थोड़ा चिंतित था। वह थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। बड़े गूहे, जैसे ही गूहे लेटने और स्वस्थ होने वाला था, एक स्पष्ट और मधुर आवाज जेड प्लेट पर गिरने वाले मोती के समान अचानक कीमिया कमरे के बाहर से सुनाई दी। यह आवाज सुनकर गूहे ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं और उसके दिमाग में एक सुंदर और महान आकृति कौंधी। यूनियन, वह यहाँ क्या कर रही थी? अपने पिछले जीवन की यादें जहाँ उसने यूनियन का पीछा किया था, गूहे के दिमाग में गहराई से समा गई थी। स्वाभाविक रूप से वह तुरंत पहचान सकता था कि बाहर की आवाज यूनलैन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की है। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी अभी मेरे द्वारा सफलता के दौरान उत्सर्जित की गई आभा लीक हो गई हो और यूनियन ने उसे पहचान लिया हो? ऐसी संभावना गूही के दिमाग में आई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। गूही के विचारों के अनुसार भले ही प्रक्रिया के दौरान कीमिया कक्ष में विस्फोट हो जाए, लेकिन इसका बाहरी दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई कारण नहीं था कि उसकी सफलता की आभा लीक हो जाए। आंतरिक रूप से हैरान, फिर भी गूहे बाहर यूनियन को खारिज नहीं कर सकता था। आखिरकार वह यूनलैन संप्रदाय की संप्रदाय गुरु थी और इसके अलावा एक सम्राट स्तर की शक्तिशाली महिला। क्रेग, गूहे धीरे से उठे, तेजी से कमरे का दरवाजा खोला और उसे संबोधित किया। तुरंत हरे रंग के कपड़े पहने एक आकृति गूहे के दृश्य में प्रवेश किया। यद्यपि उसने अपने पिछले जीवन की स्मृतियों को आत्मसात कर लिया था और उस महिला के रूप रंग की एक गहरी छवि बना ली थी, फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर उसके मन में एक अनैच्छिक विस्मय की भावना उत्पन्न हुई। महिला ने एक साधारण गाउन पहना हुआ था जो उसके सुडौल शरीर को और भी निखार रहा था। उसके बालों को फीनिक्स थीम वाली एक्सेसरी में खूबसूरती से बांधा गया था, जबकि उसके सुंदर और शांत चेहरे पर एक ऐसा परिष्कार और कुलीनता थी जिसे मामूली पोशाक छिपा नहीं सकती थी। महिला ने एक सफेद गाउन पहना हुआ था और उसके काले काले बाल झरने की तरह उसकी पतली कमर तक गिर रहे थे। उसकी सुंदर विशेषताएं सांसारिक चिंताओं से अलग एक परी की याद दिलाती थी, एक अलौकिक शांति से भरी हुई थी जिसमें अहंकार का कोई निशान नहीं था। जब गूहे उसके रूप को देख रहा था तो यूनियन भी उसे देख रहा था। वरिष्ठ गूहे, आप पहले से थोड़े अलग क्यों लग रहे हैं? जब उसने असाधारण रूप से सुंदर और करिश्माई गूहे को देखा तो यूनियन का दिल हिल गया। वरिष्ठ गूहे, क्या आप ठीक हैं? कुछ ही देर बाद उसकी लंबी निगाहों को देखकर यूनियन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी चमकीली आंखों में असंतोष का भाव था। उसकी बात सुनकर गूहे अपनी कल्पना से बाहर आया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी का भाव उभर आया। अरे, यह अजीब है। खांसी। उसने अपना गला साफ किया, अपनी बेचैनी को छिपाया और अपनी नजर वापस यूनियन पर घुमाई और फिर धीरे से पूछा, मास्टर यून, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? गूहे को अपनी नजरें हटाते हुए और उसके आने के उद्देश्य को याद करते हुए यूनियन के हाव भाव नरम पड़ गए। उसने अपने लाल होठों को थोड़ा खोला और समझाया, वरिष्ठ गूहे, मैं एक गैदरिंग की हुई गोली को परिष्कृत करने में आपकी सहायता मांगने आई हूँ। ये कहते हुए यूनियन ने अपना सुंदर हाथ आगे बढ़ाया, जिससे उसकी हथेली में एक स्टोरेज रिंग दिखाई दी। यहाँ 2 गैदरिंग की हुई गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सामग्री है। मैं थोपने के लिए माफी चाहती हूँ, वरिष्ठ गूहे। ये सुनकर गूहे अचंभित रह गया। रिफाइनिंग गैदरिंग की हुई पिल्स।
तो यह महिला कीमिया सहायता लेने आई थी। रुको, क्यूई पिल्स इकट्ठा करना। अचानक गूहे के दिमाग में एक विचार फिर से उभरा। क्या ये हो सकता है? अपनी धारणा को पुष्ट करने के लिए गूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने स्वर में जिज्ञासा का भाव भरते हुए कहा, मास्टर, गैदरन क्यू पिल का कार्य 9वें चरण के डू क्यू प्रैक्टिशनर को उनके डू क्यू बवंडर को दोषरहित रूप से संघनित करने की अनुमति देना है, जिससे 100% सफलता दर प्राप्त होती है। क्या मैं सही हूँ? मुझे याद है कि यानरान पहले ही डू प्रैक्टिशनर स्तर तक पहुंच चुका है, तो क्यों? गूहे चुप हो गया। उसकी नजर थोड़ी उलझन में थी क्योंकि वह यून को देख रहा था। ये सुनकर यून के दिल में झुंझलाहट की एक झलक दिखाई दी। उसने पाया कि गूहे उन मामलों में थोड़ा हस्तक्षेप करता है जो उससे संबंधित नहीं थे। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में गूहे द्वारा किए गए योगदान को देखते हुए यून ने एक पल के लिए संकोच किया और समझाने का फैसला किया, जैसा कि आप जानते हैं, यानरान अभी भी सगाई कर रही है। उसका मंगेतर केवल तीसरे चरण का डुकी हुई अभ्यासी है और वह इस विवाह को स्वीकार नहीं करती है। वह सगाई तोड़ने के लिए उतान शहर जाने का इरादा रखती है। हालांकि सगाई तोड़ना अनुचित लग सकता है, लेकिन मैं यानरान की साधना में मन की शांति सुनिश्चित करने के उसके निर्णय का समर्थन करता हूँ। इस गैदरिंग की हुई गोली को उस युवक के लिए मुआवजे के रूप में समझो। यून के स्वर में थोड़ा अफसोस था। आखिरकार सगाई तोड़ने का मामला क्लाउड मिस्ट संप्रदाय द्वारा लिया गया सबसे सम्मानजनक दृष्टिकोण नहीं था, जैसा कि उसे संदेह था। यून की व्याख्या सुनने के बाद गूहे को तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। वह जिस गैदरिंग की हुई गोली को परिष्कृत करने वाला था वह जियोयान के लिए थी। जल्द ही नालन यानरान इस गैदरिंग की हुई पिल को ले लेगा और वुटान सिटी में जियो कबीले में सगाई को बलपूर्वक तोड़ देगा। इस प्रकार बैटल थ्रू द हेवंस की कहानी नालन यानरान के सगाई से निर्णायक रूप से अलग होने के साथ शुरू होगी। नालन यानरान की दृढ़ कार्रवाई के कारण जियोयान को मजबूत होने और अंततः हुनतियांदी की योजना को विफल करने की प्रेरणा मिलेगी। हुनतियांदी ने शायद कभी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि जियोयान की टूटी हुई सगाई से उसका पतन हो जाएगा। अध्याय 6, यून का सदमा। तो ऐसा ही है। यून की बातें सुनने के बाद गूहे ने प्रबुद्ध होने का नाटक किया। फिर उसने सहमति में सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मैं यानरैन के जियोयान के साथ विवाह अनुबंध को भी स्वीकार नहीं करता। आखिरकार यानरैन भविष्य में क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के नेता का पद प्राप्त करने जा रहा है। वह जियोयान सिर्फ एक कचरा है जिसके पास दो शिष्य स्तर 3 चरण है। वह यानरैन से कैसे मेल खा सकता है? बड़े गूहे भी ऐसा ही सोचते हैं। ये सुनकर यून की आंखें चमक उठी और उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। शुरू में वह हमेशा सगाई तोड़ने के मामले को लेकर दोषी महसूस करती थी, लेकिन गूहे की बातें सुनने के बाद यून को अचानक लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह जियोयान उसके अनमोल शिष्य के लायक नहीं था। ये स्वाभाविक है। गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, यानरान भी मेरी जूनियर मानी जाती है। मैंने उसे बड़ा होते देखा है। मैं नहीं चाहता कि वह एक कागजी अनुबंध के कारण अपना शानदार भविष्य बर्बाद करे। ऐसी स्थिति में सगाई तोड़ने के मामले में देरी नहीं होनी चाहिए। मैं एल्डर गूहे को इसकी हुई गैदरिंग गोली को परिष्कृत करने के लिए परेशान करूंगा। शायद यह इसलिए था क्योंकि गूहे के शब्द अभी अभी यून के दिल में आए थे। यून ने अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ गूहे को देखा। यून की मुस्कान को देखते हुए गूहे के दिल में एक हल्की सी लहर सी उठी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका पिछला स्व यून के प्रति इतना आसक्त था। अगर वह होता तो वह भी विरोध नहीं कर पाता। यानरान भी मेरी जूनियर है, क्योंकि गैदरिंग गोली को परिष्कृत करना भी मेरा कर्तव्य है। जल्दी से अपने होश में आते हुए गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते हुए उसने हाथ बढ़ाया और यून की हथेली से स्टोरेज रिंग ले ली। एल्डर गूहे बहुत दयालु हैं। मैं यानरैन को तुम्हारी दयालुता के बारे में बताऊंगी। यून ने होठों पर मुस्कान के साथ कहा। उस स्थिति में मैं कल की हुई गैदरिंग पिल लेने के लिए वापस आऊंगी, उसने कहा और धीरे से मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। संप्रदाय नेता, कृपया प्रतीक्षा करें। क्यूई गैदरिंग पिल के लिए कल तक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ गूहे ने गंभीरता से कहा। यानरैन की सगाई तोड़ने का मामला जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए। मैं अभी क्यूई गैदरिंग पिल को परिष्कृत करना शुरू कर दूंगी। ये सुनकर यून थोड़ा चौंक गई, फिर सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है, तो कृपया यहाँ एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। संप्रदाय नेता। यून को सिर हिलाते देख गूहे ने स्टोरेज रिंग ली और गोली शोधन कक्ष की ओर चलने के लिए तैयार हो गया। बड़े गूहे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? एक पल के लिए झिझकने के बाद यून ने अपने होंठ खोले और गूहे से कहा। गूहे को देखते देख यून को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, सगाई तोड़ने का मामला यानरैन का आजीवन मामला है। उसके शिक्षक के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से कुछ करना चाहिए। ये सुनकर गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर सिर हिलाया और कहा, उस मामले में कृपया मेरे पीछे आओ। संप्रदाय नेता। महम। अपना सिर हिलाते हुए यून गूहे के पीछे धीरे धीरे गोली शोधन कक्ष में चली गई। कमरे के अंदर एक लाल गोली भट्टी जो लगभग आधा मीटर ऊंची थी कमरे के केंद्र में खड़ी थी। गोली भट्टी गहरे लाल रंग की थी जिस पर एक हल्की चमक थी। गोली भट्टी के नीचे 4 क्रूर सांप के सिर उकेरे गए थे। चौड़े खुले सांप के मुंह 4 परस्पर जुड़े हुए अग्निछेद बनाते थे। छेद घुमावदार और निरंतर थे और जितने गहरे वे जाते उतने ही छोटे होते जाते। ऐसा लगता था कि अंदर कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। गोली भट्टी के ऊपर एक गहरे लाल रंग का ढक्कन था जिस पर एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा था। ढक्कन पर एक खास छेद भी था जिसका इस्तेमाल औषधीय सामग्री डालने के लिए किया जाता था। ढक्कन पर बर्फ की चांदी से बने कुछ बारीक छेद थे जो उच्च तापमान के कारण भट्टी को फटने से बचाने के लिए गर्मी को नष्ट करने का प्रभाव रखते थे। गोली भट्टी के मध्य भाग में बर्फ के सार से बना एक पारदर्शी दर्पण था। यहाँ से गोली शोधन के दौरान अंदर की हर चीज को साफ साफ देखा जा सकता था। गोली भट्टी की सतह पर सुंदर और
शानदार जानवरों की नक्काशी थी जो सजीव लग रही थी, मानो वे जीवित हों। इस गोली भट्टी को लाल सांप भट्टी कहा जाता था और यह 4 मुंह वाली भट्टी थी। गोली भट्टी एक गोली शोधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। एक अच्छी गोली भट्टी गोली शोधन की सफलता दर को बहुत बढ़ा सकती है। बूढ़े को याद आया कि मूल पुस्तक में स्वर्गीय ज्वाला सूची के अलावा गोली शोधन की दुनिया में एक स्वर्गीय भट्टी सूची भी थी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भट्टी सूची में अत्यंत उत्तम और उत्कृष्ट गोली भट्टियों को दर्ज किया गया था। भट्टी सूची में 13 भट्टियां थीं। उनमें से प्रत्येक में एक जादू था जिसके कारण अनगिनत गोली शोधक उन पर लालच करते थे। बूढ़े की लाल सांप भट्टी स्वर्गीय भट्टी सूची में प्रसिद्ध भट्टियों के बराबर नहीं थी, लेकिन ये साधारण गोली भट्टियों से बहुत बेहतर थी। अपने सामने की गोली भट्टी को देखते हुए बूढ़े ने अचानक सोचा कि उसके अच्छे शिष्य के पास एक अच्छी गोली भट्टी की कमी है। अच्छा, अगले महीने वही ये गोली भट्टी अपने अच्छे शिष्य को दे देगा। ये सोचते हुए बूढ़े ने यूनियन को देखा जो उसके पीछे चल रहा था और फिर अपने भंडारण की अंगूठी से अज्ञात पक्षी के पंखों से बना एक पंखा निकाला और उसे यूनियन को सौंप दिया। पंखा सुनहरे पैटर्न से ढका हुआ था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। एल्डर गूहे, मुझसे इस पंखे के साथ क्या करवाना चाहते हैं? यूनियन ने अवचेतन रूप से गूहे के हाथ से सुनहरा पंखा ले लिया, उसकी मंशा को समझे बिना। गूहे ने यूनियन को देखा और हल्के से मुस्कुराया। संप्रदाय गुरु, अगर आप वास्तव में मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे कुछ बार पंखा क्यों नहीं मारते? इस कीमिया कमरे में बहुत गर्मी है। ओह, ये सुनकर यूनियन ने गूहे को खाली आंखों से देखा। उसके लाल होंठ थोड़े से खुले हुए थे और अविश्वसनीय रूप से कहा, आप चाहते हैं कि मैं आपको पंखा मारूं? क्या आप नहीं चाहते? तो संप्रदाय गुरु पहले बाहर चले जाएंगे। ये सुनकर गूहे ने उदासीनता से कहा, एकमात्र क्यूई गैदरिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। मुझे किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उसने बात की, गूहे ने अपनी स्टोरेज रिंग से क्यूई गैदरिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए सामग्री निकाली और उन्हें अपने बगल में एक टेबल पर रख दिया। ये सुनकर यूनियन एक पल के लिए रुक गई। गूहे की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर वह थोड़ी देर के लिए झिझकी। अंत में उसने अपने संप्रदाय के गुरु की गरिमा को नीचे रखा और सुनहरा पंखा लिया और गूहे को धीरे से पंखा चल दिया। अपने पीछे से आ रही ठंडी हवा को महसूस करते हुए गूहे को मन ही मन खुशी हुई। क्लाउड मिस्ट सेक्ट के संप्रदाय के गुरु ने व्यक्तिगत रूप से उसे पंखा चलते हुए यह उपचार वास्तव में बहुत बढ़िया था। फिर गूहे ने धीरे से अपना दिमाग संभाला और अपनी हथेली को फैलाया। उसकी हथेली में बैंगनी लौ की एक लपट उठी। जैसे ही बैंगनी लौ दिखाई दी, कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। यह बैंगनी लौ कमरे में अजीबोगरीब महसूस करते हुए यूनियन गूहे के हाथ में बैंगनी लौ को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। यह एक स्वर्गीय लौ है। हालांकि यूनियन कोई किमियागर नहीं थी, फिर भी उसने इस दुर्लभ और असाधारण आग को पहचाना। बुजुर्ग गूहे को स्वर्गीय ज्वाला कब मिली? अपने मोहक होठों को थोड़ा खोलकर यूनियन ने अपनी आंखों में जिज्ञासा के भाव के साथ गूहे को देखा। इस समय गूहे ने पहले से ही अपना ध्यान किमिया पर केंद्रित कर लिया था और अपने पीछे यूनियन के भाव में आए बदलाव को नहीं देखा। अगले ही पल गूहे की हथेली में इस पर तेजी से हिलने लगी। एक एक करके उसने औषधीय सामग्री को पकड़ा और उन सभी को गोली भट्टी में फेंक दिया। जैसे ही उसकी हथेली गोली भट्टी से बाहर निकली, गूहे का चेहरा शांत हो गया। उसकी सुंदर हथेली अचानक फूलों के बीच से उड़ती हुई तितली की तरह हिलने लगी और जैसे ही उसकी उंगलियां फड़की, लाल सांप भट्टी के अंदर की चिलचिलाती बैंगनी लौ आज्ञाकारी ढंग से 1 दर्जन से अधिक छोटी लिपटों में विभाजित हो गई, जो डाली गई औषधीय सामग्री को ढक रही थी। गूहे की सहज और स्वाभाविक हरकतों को देखकर, जो उसे दूसरी प्रकृति की तरह लग रही थी, यूनियन की आंखें आश्चर्य से भर गईं। दिव्य आभा द्वारा रूपांतरित होने के बाद इस समय गूहे की हर हरकत यूनियन की आंखों में स्वाभाविक और मनभावन लग रही थी। अध्याय 7। यूनियन की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एल्डर गूहे इतने सुंदर थे। गोलियों को परिष्कृत कर रहे गूहे को घूरते हुए यूनियन के मन में अचानक ये विचार आया, ओह माय यूनियन, तुम क्या सोच रही हो? लेकिन फिर संयम की भावना ने यूनियन को थोड़ा शर्मिला महसूस कराया और उसके सुंदर चेहरे पर एक लाली आ गई। उसने उसकी ओर देखा और पाया कि वह गोलियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अभी उसकी असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। यूनियन ने राहत की सांस ली। कितना शर्मनाक! संप्रदाय के गुरु को वास्तव में एक क्रश था। उसने अपने मन को थोड़ा शांत किया और अपने ज़ेड हाथ में सुनहरा पंखा पकड़ लिया, ध्यान से गूहे को पंखा चलते हुए। शांत किमिया कमरे में बैंगनी लौ मोहक रूप से नाच रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, कमरे में एक हल्की औषधीय सुगंध भर गई। लाल गोली भट्टी धीरे धीरे हवा में घूम रही थी और बैंगनी लौ अंदर हिंसक रूप से घूम रही थी। और जैसे जैसे लाल भट्टी घूम रही थी, उसके आसपास के स्थान से भी छोटी छोटी ऊर्जा तरंगों की लहरें निकल रही थी। इन ऊर्जा तरंगों ने गोली भट्टी को केंद्र में रखकर एक गोलाकार आकार बनाया और धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैल गई। गोली भट्टी के अंदर जहां लौ घूम रही थी, एक अंगूठे के आकार की हल्की हरी गोली का भ्रूण धीरे धीरे आग की जलन के नीचे आकार ले रहा था। एक निश्चित क्षण में भट्टी से अचानक एक गहरी बैंगनी गोली की खुशबू निकली और कमरे में भर गई, जो लंबे समय तक बनी रही। बैंगनी लौ केवल पलक झपकने के लिए उठी और फिर जल्दी से गायब हो गई। और जैसे ही लौ गायब हुई, एक अंगूठे के आकार की गोली जो हल्के बैंगनी रंग की थी और एक हल्की चमक छोड़ रही थी, गोली भट्टी में दिखाई दी, जो गोल गोल घूम रही थी। क्या ये होने वाला है? हल्के हरे रंग की गोली की खुशबू को सूंघते हुए यूनियन की आंखें चमक उठी। गूहे ने लाल सांप भट्टी पर थप्पड़ मारा और हल्के हरे रंग की गोली तुरंत भट्टी से बाहर निकल गई और गूहे की हथेली में स्थिर रूप से उतर गई। फिर गूहे ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक ज़ेड बोतल निकाली और क्यूई गैदरिंग पिल को सीधे उसमें डाल दिया। ये सब करने के बाद गूहे ने मुड़कर यूनियन को देखा। संप्रदाय गुरु, मैंने क्यूई गैदरिंग पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है। ये कहने के बाद गूहे ने अपने हाथ में ज़ेड बोतल यूनियन को सौंप दी। यूनियन के लाल गालों को देखकर गूहे ने आश्चर्य से कहा,
संप्रदाय गुरु, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? फिर गूहे ने अवचेतन रूप से हाथ बढ़ाया और यून के चिकने माथे को छुआ। तुम्हें बुखार नहीं है? जब गूहे के हाथ ने यून के माथे को छुआ तो यून के चेहरे पर अचानक से भाव जम गए। ठंडा स्पर्श उसके पूरे शरीर पर फैल गया, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। संप्रदाय गुरु, क्या तुम ठीक हो? और यून का चेहरा और भी लाल होता जा रहा था। गूहे चिंतित था और उसने पूछा। ये सुनकर यून अपने होश में वापस आए। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। शायद कीमिया कमरे में बहुत गर्मी है, चलो पहले बाहर चलते हैं। जब उसने ऐसा कहा तो यून ने गूहे को देखने की हिम्मत नहीं की। वह पहले कीमिया कमरे से बाहर निकल गई। जब तक ठंडी हवा नहीं आई, उसने यून के दिल में अजीब भावनाओं को शांत कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि संप्रदाय गुरु थोड़ा अजीब है? यून को घबराहट में भागते हुए देखकर गूहे ने खुद से कहा। उसने अपना सिर हिलाया और जहर की बोतल ले ली। वह यून के पीछे पीछे कीमिया कक्ष से बाहर चला गया। संप्रदाय गुरु, यहाँ। वह यून के सामने आया और उसे जहर की बोतल थमा दी। बड़े गूहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने अपना जहर हाथ बढ़ाया और धीरे से जहर की बोतल ले ली। यून हल्के से मुस्कुराए। ये सिर्फ मेरा कर्तव्य है, ये बताने लायक कुछ नहीं है। ये सुनकर गूहे हल्के से मुस्कुराया। वह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का मानद बुजुर्ग था। गोली शोधन उसका कर्तव्य था। ये सुनकर यून थोड़ा मुस्कुराया। तो बड़े गूहे, मैं पहले विदा लूंगा। संप्रदाय गुरु, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। गूहे ने सिर हिलाया। यून के चले जाने के बाद गूहे की आंखों में एक विचारशील भाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि जियाओयान को जल्द ही अपनी सगाई तोड़नी पड़ेगी। डोपो की कहानी भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। 3 साल बाद जियाओयान सीधे क्लाउड मिस्ट सेक्ट पर हमला करेगा। इसका मतलब था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इन 3 सालों में उसे अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना था, और उसके लिए जिसके पास शिक्षण प्रणाली थी, मजबूत बनने का सबसे तेज तरीका स्वाभाविक रूप से शिष्यों को लेना था। लेकिन सिस्टम की जरूरतों के अनुसार गूहे को अपने शिष्यों की रेटिंग के लिए कम से कम 8 अंक प्राप्त करने थे। इसने गूहे को केवल प्रतिभाशाली शिष्यों को लेने के लिए मजबूर किया। लेकिन गूहे के लिए इतने सारे प्रतिभाशाली लोग कहाँ थे? ये सोचते हुए गूहे ने मूल पुस्तक की कहानी की समीक्षा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले नायक जियाओयान निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली था, लेकिन गूहे ने उसे पास करने में संकोच नहीं किया। क्या मजाक है? मूल पुस्तक में जियाओयान ने उसके साथ क्या किया? गूहे जियाओयान को अपना शिष्य नहीं बना सका। फिर गूहे ने किंग शानटाउन में जियाओयान के बारे में सोचा। उसके पास दुर्भाग्य का विषैला शरीर था। उसकी प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं था। वह निश्चित रूप से 8 बिंदु रेटिंग तक पहुंच गई। फिर गूहे ने किंगलिन के बारे में सोचा, जिसके पास 7 लोगों की रिक्त रेखा थी। किंगलिन के पास 3 फूल वाली ज़ैड आंखें थी। उसकी भविष्य की संभावना असीमित थी। यह निश्चित रूप से सिस्टम की 8 बिंदु रेटिंग तक पहुंच गया। मूल पुस्तक में जियामा साम्राज्य में केवल ये 2 प्रतिभाशाली लोग दिखाई दिए। गूहे एक जगह पर खड़ा था और एक पल के लिए सोचा। उसने अपने दिल में एक निर्णय लिया। वह पहाड़ से नीचे जाना चाहता था और शिष्य बनाना चाहता था। अभी के लिए वह जल्दी से मजबूत बनना चाहता था। उसे पहाड़ से नीचे जाना था और खुद शिष्य बनाना था। हो सकता है उसे कुछ अप्रत्याशित खोज हो और अन्य प्रतिभाशाली लोगों से मुलाकात हो। ये सोचकर गूहे ने पहाड़ से नीचे जाने के लिए जीवित आपूर्ति तैयार करना शुरू कर दिया। अगली सुबह एक सफेद धुंध ने पूरे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को ढक लिया, जो एक परिलोक की तरह लग रहा था। अगले ही पल एक सफेद आकृति क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के द्वार से बाहर उड़ गई। गूहे ने अपने लाल पंख फैलाए और सीधे मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़ा। क्लाउड मिस्ट सेक्ट की गहराई में एक मंडप के ऊपर यून ने विदा होते हुए सफेद आकृति को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। एल्डर गूहे किस लिए संप्रदाय छोड़ रहे हैं? अध्याय 8, जियाओयान। डेमन बीस्ट माउंटेन रेंज जियामा साम्राज्य की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। डेमन बीस्ट माउंटेन रेंज के आसपास विभिन्न आकारों के कई छोटे शहर हैं, और किंग शानटाउन डेमन बीस्ट माउंटेन रेंज के सबसे नजदीकी छोटा शहर है। शहर में सबसे अधिक आबादी स्वाभाविक रूप से उन भाड़े के सैनिकों की है जो हर दिन ब्लेड पर खून चाटते हैं। वे एक साथ समूह बनाते हैं, एक दूसरे की बाहों में लिपटते हैं और सड़क पर थूकते हैं। बेतहाशा चर्चा करते हैं कि किस महिला में सबसे अधिक स्वाद है, कौन सी शराब सबसे मजबूत है और कौन सा राक्षस जानवर सबसे क्रूर है। सड़क के दोनों ओर कई दुकानें हैं और किंग शानटाउन के भौगोलिक लाभ के कारण लोकप्रियता काफी गर्म है। इस समय व्यस्त सड़क पर अचानक एक मामूली गड़बड़ी दिखाई दी। रास्ते से हट जाओ, मेरे लिए रास्ते से हट जाओ। एक विशाल शरीर वाला भाड़े का सिपाही अपने साथी को लेकर सड़क पर बेतहाशा भाग रहा था, गुस्से से चिल्ला रहा था और कई पैदल चलने वालों को उसने बेरहमी से धक्का दे दिया। बड़े आदमी के खुरदुरे चेहरे पर गहरा निशान था। उसके भाड़े के कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और उसका भयंकर चेहरा एक दुष्ट भूत जैसा लग रहा था। कुछ पैदल चलने वालों को बड़े आदमी ने मारा और उनके चेहरों पर कुछ असंतोष दिखा, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर उसका भयंकर चेहरा देखा तो जाहिर तौर पर उन्होंने उसे भड़काने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने आज्ञाकारी रूप से उसे रास्ता दे दिया। क्या तुम्हें पुनर्जन्म की जल्दी है? बड़े आदमी के जाने के बाद उसने तुरंत अनिच्छा से शाप दिया। अपनी आवाज कम रखो, वे ड्रैगन और टाइगर भाई हैं। उसके बगल में एक राहगीर ने बड़े आदमी को पहचान लिया और उसे धीमी आवाज में याद दिलाया। क्या वे ड्रैगन और टाइगर भाई हैं? ये सुनकर दुखी राहगीर का चेहरा बदल गया, मानो वह इन ड्रैगन और टाइगर भाइयों से थोड़ा डर गया हो। ड्रैगन और टाइगर ब्रदर्स किंग शानटाउन में एक बहुत ही खास भाड़े के सैनिकों का समूह है, क्योंकि भाड़े के सैनिकों के समूह में केवल 2 लोग हैं। लिन लॉन्ग, लिन हू, दोनों भाई हैं, एकजुट है और उनमें 5 सितारा 2 अभ्यासियों की ताकत है। इस किंग शानटाउन में बहुत कम लोग इन दोनों भाइयों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं। अभी अभी वह व्यक्ति लिन हू था, है ना? वह अपने बड़े भाई को ले जा रहा था।
लिनलॉन, उसका चेहरा थोड़ा बैंगनी लग रहा था। मुझे लगता है कि उसे जहर दिया गया था। लिनहू के चिंतित चेहरे को देखकर मुझे लगता है कि यह जहर बहुत शक्तिशाली है। अंत में कुछ राहगीरों ने उसकी पहचान ली और एक दूसरे से फुसफुसाए। हालांकि उनके चेहरों पर कोई दया या सहानुभूति नहीं दिखी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे स्वभाव से ठंडे खून वाले थे, बल्कि इसलिए क्योंकि भाड़े के सैनिकों के रूप में वे ब्लेड पर खून चाटने का जीवन जीते थे। उनके लिए इस तरह की बातें आम थीं और इसमें दया या खीर की कोई बात नहीं थी। जख्मी बड़ा आदमी, जिसे लोगों के मुंह में लिनहू के नाम से भी जाना जाता था, अपने भाई को पूरे रास्ते ले गया और आखिरकार 10,000 मेडिसिन हॉल नामक जगह के दरवाजे पर रुका। छोटी मेडिकल परी, कृपया मेरे बड़े भाई को बचाओ। जैसे ही वह वान याओ झाई के दरवाजे पर पहुंचा, लिनहू ने अपने बड़े भाई को नीचे उतारा और सीधे मेडिसिन हॉल में चिल्लाया, मैं आ रहा हूँ। बड़े आदमी के 5 या 6 बार चिल्लाने के बाद 10,000 मेडिसिन हॉल के अंदर से एक हल्की और सुंदर आवाज आई। अगले ही पल सफेद कपड़े पहने एक लड़की धीरे धीरे 10,000 मेडिसिन हॉल के पीछे से बाहर आई। सफेद कपड़े वाली लड़की ने हल्के सफेद रंग की पोशाक पहनी थी और हालांकि उसका रूप बहुत आकर्षक नहीं था, लेकिन उसे एक दुर्लभ सुंदरता कहा जा सकता था। उसके शांत और मुस्कुराते गालों से एक ताजा और अलौकिक स्वभाव झलक रहा था, जिसने उसके आकर्षण को बहुत बढ़ा दिया। लड़की की पतली कमर पर जो मुट्ठी भर से भी कम थी, एक हरे रंग की बेल्ट थी जो उसकी पतली और कमजोर कमर को पूरी तरह से दिखा रही थी। सफेद कपड़े वाली ये लड़की स्वाभाविक रूप से छोटी मेडिकल परी थी, जिसे लिनहू ने बुलाया था। छोटी मेडिकल परी, कृपया मेरे बड़े भाई को बचाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। जियोआई जियान को बाहर आते देख लिनहू उसके सामने जीवन रक्षक की तरह घुटनों के बल बैठ गया और भीख मांगने लगा। छोटी मेडिकल परी के सामने उसने अपना पिछला भयंकर रूप पूरी तरह से खो दिया और उसे अपने छोटे भाई की चिंता केवल अपने बड़े भाई के लिए थी। पहले तुम उठो, मुझे पहले घायल व्यक्ति को देखना है। छोटी मेडिकल परी की हल्की आवाज सुनाई दी, जिसने लिनहू के बेचैन मूड को शांत किया। हाँ, पहले मेरे बड़े भाई को देखो। फिर लिनहू छोटी मेडिकल परी को अपने बड़े भाई लिनलॉन के पास ले गया। उसे जहर दिया गया है। जियोई जियान एक गंभीर चेहरे के साथ लिनलॉन के शरीर के पास आए और उसका काला चेहरा देखा और उसका सुंदर चेहरा बदल गया। फिर उसने अपना जैद हाथ बढ़ाया और लिनलॉन के घाव की जांच की। उसे सांप ने काटा था। फिर छोटी मेडिकल परी ने लिनहू को चिंतित नजर से देखा और गंभीरता से कहा, किस तरह के जहरीले सांप ने उसे काटा। ये सुनकर लिनहू का खुरदुरा चेहरा स्तब्ध रह गया और फिर एक हैरान नजर आया। वह सांप बहुत तेज था, मैंने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा, मुझे केवल इतना याद है कि उसका रंग काला और सफेद था। काटने के बाद मेरा बड़ा भाई बेहोश हो गया। ये कहते ही लिनहू के चेहरे पर एक भयंकर भाव आ गया। अगर उसके बड़े भाई को कुछ हो गया तो उसे उस सांप को मारना होगा। काले और सफेद रंग, ये सुनकर छोटी मेडिकल परी ने भौहें सिकुड़ी और फिर कुछ सोचा। उसका सुंदर चेहरा बदल गया। अरे नहीं, उसे मैंड्रैक सांप ने जहर दिया होगा। क्या यह मैंड्रैक सांप का जहर है? उसकी बातें सुनकर लिनहू का खुरदुरा चेहरा एकदम बदल गया और उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। एक अनुभवी भाड़े के सैनिक के रूप में उसने कभी मैंड्रैक सांप नहीं देखा था, लेकिन उसने मैंड्रैक सांप के जहर की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। मैंड्रैक सांप एक दूसरे दर्जे का राक्षस जानवर था। इसका जहर बेहद जहरीला था। काटे जाने के बाद ये लगभग लाइलाज था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे मैंड्रैक सांप के जहर से जहर हो जाएगा। मैंड्रैक सांप का जहर बेहद जहरीला होता है। मुझे डर है कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। उनके बगल में औषधीय हॉल के कर्मचारियों ने छोटी मेडिकल परी की बातें सुनी और लिनलॉन को कुछ दया के साथ जमीन पर पड़ा देखा, जैसे कि किसी मृत व्यक्ति को देख रहे हों। छोटी मेडिकल परी, कृपया मेरे बड़े भाई को बचाओ। आप एक दिव्य चिकित्सक हैं, शानदार चिकित्सा कौशल के साथ। आपके पास कोई रास्ता होना चाहिए, है ना? छोटी मेडिकल परी, मैं आपसे विनती करता हूँ। अचानक लिनहू ने अपने सामने छोटी मेडिकल परी को देखा और पागलों की तरह उसके सामने झुक गया। ऐसा मत करो। ये दृश्य देखकर छोटी मेडिकल परी का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी खूबसूरत आंखों में अनिच्छा की झलक दिखाई दी। उसने झिझकते हुए कहा, मैंड्रैक सांप के जहर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? ये सुनकर लिनहू ने तुरंत अपना सिर उठाया, अपने माथे पर लगे खून को अनदेखा करते हुए उत्सुकता से पूछा, मैंड्रैक सांप का पित्त? जियोई जियान ने लिनहू को बहुत गंभीर चेहरे से देखा। केवल मैंड्रैक सांप का पित्त ही मैंड्रैक सांप के जहर को खत्म कर सकता है। मैंड्रैक सांप का पित्त? लिनहू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी आंखों में एक दृढ़ नजर चमक उठी। उसने कहा, मैं सांप का पित्त लाऊंगा। उसने कहा, वो उठकर जाने वाला था। तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। छोटी मेडिकल परी ने उसे याद दिलाया, मैंड्रैक सांप का जहर बहुत भयंकर होता है। मैं इसे सिर्फ 3 घंटे तक दबाने की पूरी कोशिश कर सकती हूँ। तुम्हें 3 घंटे के भीतर सांप का पित्त वापस लाना होगा। 3 घंटे, लिनहू ने खुद से कहा। जमीन पर बेहोश पड़े अपने बड़े भाई को देखा और फिर सीधे दानव जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर निकल गया। लिनहू को जाते देख 10,000 मेडिसिन हॉल में हर कोई चुप था। अध्याय 9, क्या सर एक कीमियागर है? लिनहू के जाने के बाद छोटी मेडिकल परी ने अपनी बाहों से एक जैक की बोतल निकाली और लिनलॉन को देने के लिए एक गोली डाली। जैसे ही गोली लिनलॉन के शरीर में गई, उसका चेहरा कुछ हद तक बेहतर दिखाई दिया। हालांकि जियाओई जियान के सुंदर चेहरे पर अभी भी एक चिंतित भाव था। वह जानती थी कि उसका मारक लिनलॉन के शरीर में जहर को केवल अस्थायी रूप से दबा सकता है। 3 घंटे के बाद मैंड्रैक सांप का जहर फिर से उभर आएगा, जिससे उसका मारक भी बेकार हो जाएगा। काश अगर मैं एक कीमियागर होती। एक कीमियागर के कौशल के साथ मैं निस्संदेह मैंड्रैक सांप के जहर को बेअसर कर सकती थी। कीमिया के बारे में सोचते हुए छोटी मेडिकल परी की खूबसूरत आंखों में अकेलेपन की झलक दिखाई दी। वह बचपन से ही कीमिया के रास्ते पर चल रही थी, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई थी। इसलिए वह कीमियागर बनने की चुनौतियों को समझती थी। उसने धीरे से आह भरी और धीरे से उठी। अब एकमात्र उम्मीद लिनहू पर निर्भर थी कि वह मैंड्रैक सांप का पित्त प्राप्त करे।
हालांकि वह जानती थी कि यह उम्मीद कितनी कम थी। 5 सितारा डू प्रैक्टिशनर के रूप में लिनहू की ताकत को देखते हुए मैंड्रैक सांप जैसे दूसरे दर्जे के राक्षस जानवर का सांप प्राप्त करना लगभग असंभव लग रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया 10,000 मेडिसिन हॉल में हर कोई जमीन पर लेटे हुए लिनलॉन को देखता रहा और माहौल धीरे धीरे गंभीर होता गया। सिर्फ आधा घंटा बचा है। छोटी मेडिकल परी ने आसमान की ओर देखा और खुद से बुदबुदाया। उसने एक बार फिर लिनलॉन के काले पड़ चुके चेहरे की जांच की और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। एक मरहम लगाने वाले के रूप में मौत की कगार पर एक मरीज को देखना एक दिल दहला देने वाला अनुभव था। काश वह एक कीमियागर बन पाती। समय बीतता गया, 3 घंटे पूरे होने वाले थे। छोटी मेडिकल परी ने लिनहू की आकृति को देखने की उम्मीद में बाहर की ओर देखा। दुर्भाग्य से लिनहू अनुपस्थित रही। वह लिनलॉन के पास गई और जांच करने के लिए अपना जेड हाथ बढ़ाया। मैंड्रैक सांप का जहर अब उसके अंगों और हड्डियों में फैल चुका था। क्या वाकई कोई उम्मीद नहीं है? उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी की एक लकीर उभरी। छोटी मेडिकल परी ने धीरे से आह भरी। हे, ऐसा लगता है कि मैं ठीक समय पर पहुंच गई हूँ। उस समय 10,000 मेडिसिन हॉल के प्रवेश द्वार पर एक स्पष्ट आवाज गूंजी। आवाज सुनकर ज़ियाओ जियान अपना ध्यान हटाने से खुद को रोक नहीं पाए। हॉल के प्रवेश द्वार पर बिना किसी सूचना के एक सफेद कपड़े वाला आदमी प्रकट हो गया था। जब ज़ियाओ जियान ने उस आदमी का चेहरा देखा तो उसका चेहरा कुछ हद तक स्तब्ध हो गया। सफेद कपड़े वाले इस आदमी का स्वभाव किसी दूसरी दुनिया जैसा था। न केवल उसका सुंदर चेहरा किसी दिव्य प्राणी की याद दिलाता था, बल्कि उसकी गहरी तारे जैसी आंखें भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। छोटी मेडिकल परी और बूहे ने एक दूसरे को देखा। यह ज़ियाओ जियान है। वह वास्तव में किताबों में वर्णित जैसी ही है। छोटी मेडिकल परी के मीठे चेहरे को देखकर बूहे ने अंदर ही अंदर आह भरी। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? कुछ देर रुकने के बाद ज़ियाओ जियान ने अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया और धीरे से पूछा। मेरा उपनाम बू है, बूहे ने स्पष्टता से कहा। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गूहे था, जो युनलैंड संप्रदाय से 3 दिन की यात्रा करके किंग शानटाउन पहुंचा था। गू श्री गू के पहले के कथन का क्या मतलब था? बूहे के शब्दों को याद करते हुए ज़ियाओ जियान ने जिज्ञासा से पूछा। मेरा मतलब था कि मैं इस मैंड्रैक सांप के जहर का इलाज कर सकता हूँ। बूहे की नजर छोटी मेडिकल परी पर टिकी रही। वह थोड़ा मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति कोमल थी। डॉक्टर होना संक्षेप में कीमियागर होने का ही हिस्सा था। हालांकि उनकी स्थिति सच्चे कीमियागरों की तुलना में फीकी थी, क्योंकि वे वास्तविक गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने जड़ी बूटियों को मिलाने के लिए साधारण लिप्टों का उपयोग किया, जिससे केवल बुनियादी उपचार प्रभावी प्राप्त हुए। फिर भी ये कीमिया की गोलियों की शक्ति से बहुत कम था। हर डॉक्टर कीमियागर के पद पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन कई लोग प्रतिभा और उचित मार्गदर्शन की कमी के कारण इस आकांक्षा को प्राप्त किए बिना अपना पूरा जीवन बिता देते थे। चूंकि श्री गू मैंड्रैक सांप के जहर को ठीक कर सकते हैं, इसलिए कृपया सहायता करें। समय बहुत कीमती है। छोटी मेडिकल परी ने लिनलॉन के बारे में सोचते हुए जल्दी से बूहे से विनती की। हे, यह मैंड्रैक सांप के जहर का एक मामूली मामला है। इसमें क्या कठिनाई है? बूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए लिनलॉन से संपर्क किया। कहीं से उसने एक सैद बोतल निकाली, एक गोली डाली और उसे लिनलॉन को दे दिया। ये किस तरह की गोली है श्री गू? छोटी मेडिकल परी ने गूहे के हाथ में गोली देखी और उसने देखा कि यह उसके द्वारा बनाई गई गोलियों से अलग है। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। यह एक साधारण विषण गोली है। गूहे की मुस्कान सहज रही। उसने अभी अभी लिनलॉन को दूसरी श्रेणी की गोली दी थी, विषण गोली। छठी कक्षा के कीमियागर गूहे के लिए दूसरी कक्षा की गोली वास्तव में असाधारण नहीं थी, बस एक साधारण विषण गोली। हैरान छोटी मेडिकल परी ने सवाल किया कि क्या एक सामान्य विषण गोली वास्तव में मैंड्रैक सांप के जहर का प्रतिकार कर सकती है। उसने किसी भी बदलाव के लिए लिनलॉन की जांच की। अगले ही पल उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। गोली लेने के बाद लिनलॉन का चेहरा फिर से काला पड़ गया, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा कम हो गया। यह लिनलॉन के शरीर में मैंड्रैक सांप के जहर के धीरे धीरे खत्म होने का संकेत था। यह ज़ियाओ जियान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके होंठ थोड़े से खुले और उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। मैंड्रैक सांप का जहर वास्तव में इस तरह बेअसर हो गया था। श्री गू की चिकित्सा कौशल वास्तव में आश्चर्यजनक है न? ये दृश्य देखकर चिकित्सा हॉल में सभी ने गूहे की प्रशंसा की। श्री गू ने मैंड्रैक सांप के जहर का सफलतापूर्वक प्रतिकार किया था। थोड़ी देर बाद लिनलॉन का रंग सामान्य होने लगा। छोटी मेडिकल परी ने उसकी जांच की और मीठी मुस्कान के साथ कहा, उसके शरीर में मौजूद सांप का जहर पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके बाद छोटी मेडिकल परी ने अपनी खूबसूरत आंखों से गूहे की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। श्री गू की चमत्कारी गोली की बदौलत हम मैंड्रैक सांप के जहर का मुकाबला करने में सक्षम थे। 10,000 मेडिसिन हॉल की ओर से मैं श्री गू के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। लिनलॉन, जो उसके मेडिसिन हॉल का एक मरीज था, अब गूहे द्वारा ठीक हो गया था। छोटी मेडिकल परी ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए मजबूर महसूस किया। ये केवल एक दूसरे दर्जे की गोली है, कुछ खास नहीं। गूहे ने मुस्कुराते हुए इसे खारिज कर दिया। दूसरे दर्जे की गोली? हालांकि दूसरे दर्जे की गोली के उल्लेख पर छोटी मेडिकल परी की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या ये हो सकता है कि श्री गू एक कीमियागर हैं? अध्याय 9, क्या सर एक कीमियागर हैं? लिनहू के जाने के बाद छोटी मेडिकल परी ने अपनी बाहों से एक जैक की बोतल निकाली और लिनलॉन को देने के लिए एक गोली डाली। जैसे ही गोली लिनलॉन के शरीर में गई, उसका चेहरा कुछ हद तक बेहतर दिखाई दिया। हालांकि ज़ियाओ जियान के सुंदर चेहरे पर अभी भी एक चिंतित भाव था। वह जानती थी कि उसका मारक लिनलॉन के शरीर में जहर को केवल अस्थायी रूप से दबा सकता है। 3 घंटे के बाद मैंड्रैक सांप का जहर फिर से उभर आएगा, जिससे उसका मारक भी बेकार हो जाएगा। काश अगर मैं एक कीमियागर होती। एक कीमियागर के कौशल के साथ मैं निस्संदेह मैंड्रैक सांप के जहर को बेअसर कर सकती थी। कीमिया के बारे में सोचते हुए छोटी मेडिकल परी की खूबसूरत आंखों में अकेलेपन की झलक दिखाई दी।
वह बचपन से ही कीमिया के रास्ते पर चल रही थी, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई थी। इसलिए वह कीमियागर बनने की चुनौतियों को समझती थी। उसने धीरे से आह भरी और धीरे से उठी। अब एकमात्र उम्मीद लिनहू पर निर्भर थी कि वह मैंड्रैक सांप का पित्त प्राप्त करे। हालांकि वह जानती थी कि यह उम्मीद कितनी कम थी। 5 सितारा डू प्रैक्टिशनर के रूप में लिनहू की ताकत को देखते हुए मैंड्रैक सांप जैसे दूसरे दर्जे के राक्षस जानवर का सांप पित्त प्राप्त करना लगभग असंभव लग रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, 10,000 मेडिसिन हॉल में हर कोई जमीन पर लेटे हुए लिनलॉन को देखता रहा और माहौल धीरे धीरे गमगीन होता गया। सिर्फ आधा घंटा बचा है। छोटी मेडिकल परी ने आसमान की ओर देखा और खुद से बुदबुदाया। उसने एक बार फिर लिनलॉन के काले पड़ चुके चेहरे की जांच की और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। एक मरहम लगाने वाले के रूप में मौत की कगार पर एक मरीज को देखना एक दिल दहला देने वाला अनुभव था। काश वह एक कीमियागर बन पाती। समय बीतता गया, 3 घंटे पूरे होने वाले थे। छोटी मेडिकल परी ने लिनहू की आकृति को देखने की उम्मीद में बाहर की ओर देखा। दुर्भाग्य से लिनहू अनुपस्थित रही। वह लिनलॉन के पास गई और जांच करने के लिए अपना ज़ेड हाथ बढ़ाया। मैंड्रैक सांप का जहर अब उसके अंगों और हड्डियों में फैल चुका था। क्या वाकई कोई उम्मीद नहीं है? उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी की एक लकीर उभरी। छोटी मेडिकल परी ने धीरे से आह भरी। हे, ऐसा लगता है कि मैं ठीक समय पर पहुंच गई हूँ। उस समय 10,000 मेडिसिन हॉल के प्रवेश द्वार पर एक स्पष्ट आवाज गूंजी। आवाज सुनकर ज़ियाओ जियान अपना ध्यान दूसरी ओर लगाए बिना नहीं रह सकी। हॉल के प्रवेश द्वार पर बिना किसी सूचना के एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति प्रकट हो गया था। जब ज़ियाओ जियान ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो उसका चेहरा कुछ हद तक स्तब्ध हो गया। सफेद वस्त्रधारी इस व्यक्ति का स्वभाव किसी दूसरी दुनिया जैसा था। न केवल उसका सुंदर चेहरा किसी दिव्य प्राणी की याद दिलाता था, बल्कि उसकी गहरी तारे जैसी आंखें भी मनमोहक थीं। छोटी मेडिकल परी और गूहे ने एक दूसरे को देखा। यह ज़ियाओ जियान है। वह वास्तव में वैसी ही है जैसा किताबों में वर्णित है। छोटी मेडिकल परी के मीठे चेहरे को देखकर गूहे ने मन ही मन आह भरी। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? कुछ देर रुकने के बाद ज़ियाओ जियान ने अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया और धीरे से पूछा। मेरा उपनाम गू है, गूहे ने स्पष्टता से कहा। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गूहे था, जो किंगशान टाउन पहुंचने के लिए यूनलैंड संप्रदाय से 3 दिन की यात्रा कर रहा था। श्रीगू के अपने पहले के कथन का क्या मतलब था? गूहे के शब्दों को याद करते हुए ज़ियाओ जियान ने जिज्ञासा से पूछा। मेरा मतलब था कि मैं इस मैंड्रैक सांप के जहर का इलाज कर सकता हूँ। गूहे की नजर छोटी मेडिकल परी पर टिकी रही। वह थोड़ा मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति कोमल थी। श्रीगू एक डॉक्टर भी हैं। छोटी मेडिकल परी की आंखें आशा से चमक उठी। मुझे लगता है कि आप मुझे डॉक्टर मान सकते हैं। एक डॉक्टर होना संक्षेप में एक कीमियागर होने का हिस्सा था। हालांकि उनकी स्थिति सच्चे कीमियागरों की तुलना में फीकी थी, क्योंकि वे वास्तविक गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने जड़ी बूटियों को मिलाने के लिए साधारण लपटों का इस्तेमाल किया, जिससे केवल बुनियादी उपचार प्रभावी प्राप्त हुए। फिर भी ये कीमिया की गोलियों की शक्ति से बहुत कम था। हर डॉक्टर कीमियागर के पद पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन कई लोग प्रतिभा और उचित मार्गदर्शन की कमी के कारण इस आकांक्षा को प्राप्त किए बिना अपना पूरा जीवन बिता देते थे। चूंकि श्रीगू मैंड्रैक सांप के जहर को ठीक कर सकते हैं, इसलिए कृपया सहायता करें। समय बहुत कीमती है। छोटी मेडिकल परी ने लिनलॉन के बारे में सोचते हुए जल्दी से गूहे से विनती की। हे, यह मैंड्रैक सांप के जहर का एक मामूली मामला है। इसमें क्या कठिनाई है? गूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए लिनलॉन से संपर्क किया। कहीं से उसने एक सैद बोतल निकाली, एक गोली डाली और उसे लिनलॉन को दे दिया। ये किस तरह की गोली है, श्रीगू? छोटी मेडिकल परी ने गूहे के हाथ में गोली देखी और उसने देखा कि यह उसके द्वारा बनाई गई गोलियों से अलग है। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। यह एक साधारण विषण गोली है। गूहे की मुस्कान सहज रही। उसने अभी अभी लिनलॉन को दूसरी श्रेणी की गोली दी थी, विषण गोली। छठी कक्षा के कीमियागर गूहे के लिए दूसरी कक्षा की गोली वास्तव में असाधारण नहीं थी, बस एक साधारण विषण गोली। हैरान छोटी मेडिकल परी ने सवाल किया कि क्या एक सामान्य विषण गोली वास्तव में मैंड्रैक सांप के जहर का प्रतिकार कर सकती है। उसने किसी भी बदलाव के लिए लिनलॉन की जांच की। अगले ही पल उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। गोली लेने के बाद लिनलॉन का चेहरा फिर से काला पड़ गया, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा कम हो गया। ये लिनलॉन के शरीर में मैंड्रैक सांप के जहर के धीरे धीरे खत्म होने का संकेत था। यह ज़ियाओ जियान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके होंठ थोड़े से खुले और उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। मैंड्रैक सांप का जहर वास्तव में इस तरह बेअसर हो गया था। श्रीगू के चिकित्सा कौशल वास्तव में आश्चर्यजनक है ना? ये दृश्य देखकर चिकित्सा हॉल में सभी ने गूहे की प्रशंसा की। श्रीगू ने मैंड्रैक सांप के जहर का सफलतापूर्वक प्रतिकार किया था। थोड़ी देर बाद लिनलॉन का रंग सामान्य होने लगा। छोटी मेडिकल परी ने उसकी जांच की और मीठी मुस्कान के साथ कहा, उसके शरीर में मौजूद सांप का जहर पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके बाद छोटी मेडिकल परी ने अपनी खूबसूरत आंखों से गूहे की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। श्रीगू की चमत्कारी गोली की बदौलत हम मैंड्रैक सांप के जहर का मुकाबला करने में सक्षम थे। 10,000 मेडिसिन हॉल की ओर से मैं श्रीगू के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। लिनलॉन, जो उसके मेडिसिन हॉल का एक मरीज था, अब गूहे द्वारा ठीक हो गया था। छोटी मेडिकल परी ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए मजबूर महसूस किया। ये केवल एक दूसरे दर्जे की गोली है, कुछ खास नहीं। गूहे ने मुस्कुराते हुए इसे खारिज कर दिया। दूसरे दर्जे की गोली? हालांकि दूसरे दर्जे की गोली के उल्लेख पर छोटी मेडिकल परी की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या ये हो सकता है कि श्रीगू एक कीमियागर है? अध्याय 10 छोटी मेडिकल परी के विचार। सर, क्या आप कीमियागर हैं? छोटी मेडिकल परी की खूबसूरत आंखें झपक उठी और उसने उत्सुकता से पूछा। गूहे ने जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह वास्तव में एक कीमियागर है। गूहे को स्वीकारोक्ति में सिर हिलाते देख छोटी मेडिकल परी के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा।
उसकी सबसे बड़ी इच्छा कीमियागर बनना था, लेकिन वह हमेशा एक कीमियागर से मिलने के अवसरों की कमी से निराश रहती थी। आखिर छोटे किंगशान शहर में महान कीमियागर कहाँ से आएंगे? छोटी मेडिकल परी की आंखें उत्साह से भरी थी और वह उससे पूछना चाहती थी, लेकिन वह असभ्य होने से डरती थी। उसने कभी असली कीमियागर नहीं देखा था, लेकिन उसने अन्य भाड़े के सैनिकों से उनके बारे में कई कहानियां सुनी थी। किंवदंती है कि कीमियागर अलग थलग और घमंडी होते हैं और आम लोग शायद ही उनके साथ मिल पाते हैं। शायद यह मिस्टर गू एक अपवाद है। छोटी मेडिकल परी ने गूही को देखा और यह विचार सोचा। आखिरकार गूही की स्पष्ट मुस्कान और सुंदर चेहरे को देखकर उसके करीब जाना वाकई आकर्षक था। ऐसा व्यक्ति अन्य कीमियागरों से अलग होना चाहिए। गूही और छोटी मेडिकल परी के बीच बातचीत सुनकर मेडिसिन हॉल के अन्य कर्मचारियों के चेहरे पर भी हैरानी के भाव दिखाई दिए। ये सज्जन वास्तव में एक कीमियागर थे। लोगों ने गूही को अपनी आंखों में श्रद्धा के साथ देखा। उनके दिलों में एक कीमियागर की स्थिति बेहद महान थी और वह दूसरी श्रेणी की गोली भी निकाल सकता था, जिसका मतलब था कि यह सज्जन कम से कम दूसरी श्रेणी के कीमियागर थे। ये सोचकर लोगों ने गूही को विस्मय से देखा। बड़े भाई, बड़े भाई। तभी 10,000 मेडिसिन हॉल के बाहर कुछ चिल्लाने की आवाजें आईं। उनकी आवाज में दुख की झलक थी। तभी मेडिसिन हॉल के दरवाजे पर एक फटा हुआ व्यक्ति दिखाई दिया। ये लिनहू था, जो पहले ही निकल चुका था। इस समय लिनहू का खुरदुरा चेहरा दुख से भरा हुआ था। उसकी आंखें नम थीं। उसने अचानक खुद को लिनलॉन के शरीर पर जमीन पर फेंक दिया। बड़े भाई, मुझे माफ कर दो, मैं बेकार हूँ। 3 घंटे बीत चुके थे और लिनहू को लगा कि उसके बड़े भाई की मौत जहर से हो गई है। ज़ियाओ यीजियान ने अपने सुंदर चेहरे पर मुस्कान दिखाई और धीरे से कहा, तुम्हारा बड़ा भाई अब ठीक है। ये सुनकर लिनहू दंग रह गया। फिर उसने लिनलॉन के चेहरे को देखा, जो सामान्य हो गया था। उसकी आंखों में आश्चर्य था। मेरे बड़े भाई के सांप के जहर का इलाज हो गया है। लिनहू ने उत्साह से लिनलॉन की चोटों की जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके बड़े भाई के सांप के जहर का इलाज हो गया है, वह जल्दी से छोटी मेडिकल परी के सामने घुटने टेक दिया और कृतज्ञता से कहा, छोटी मेडिकल परी, मेरे बड़े भाई की जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं लिनहू आभारी हूँ। लिनलॉन और लिनहू बचपन से ही अनाथ थे। दोनों भाई जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। उनका भाईचारा बहुत गहरा था। लिनहू के दिल में अपने बड़े भाई की जान बचाना उसकी अपनी जान बचाने से अलग नहीं था। लिनहू को अचानक अपने सामने घुटने टेकते देखकर छोटी मेडिकल परी चौंक गई। फिर उसने अपने सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव दिखाया और जल्दी से समझाया, यह हमें नहीं थी जिसने तुम्हारे बड़े भाई को बचाया था, यह मिस्टर गू था। जैसे ही वह बोल रही थी, छोटी मेडिकल परी ने उसके बगल में गूही को देखा। मिस्टर गू। लिनहू दंग रह गया। उसने गूही को असमंजस से देखा। ये व्यक्ति किंगशान टाउन से नहीं लग रहा था। क्या ये वही था जिसने मेरे बड़े भाई को बचाया था? लिनहू को वहां अचंभित देखकर छोटी मेडिकल परी को डर लगा कि वह गूही को नाराज कर देगा। उसने जल्दी से उसे याद दिलाया, मिस्टर गू एक कीमियागर है। आपके बड़े भाई ने मिस्टर गू की गोली ली और मैंड्रेक सांप के जहर को हल करने में सक्षम था। कीमियागर। ये सुनकर लिनहू का दिल कांप उठा। ये व्यक्ति वास्तव में एक कीमियागर था। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो वह जल्दी से गूही के सामने फिर से घुटनों के बल बैठ गया और सम्मानपूर्वक कहा, मेरे बड़े भाई की जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं लिनहू आभारी हूँ। गूही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो। एक जीवन बचाना 7 स्तरीय शिवालय बनाने से बेहतर है। ये तो बस दूसरी श्रेणी की गोली है। इसे जीवन के बदले में देना बहुत सार्थक है। गूही के शब्दों को ध्यान से सुनते हुए छोटी मेडिकल परी की खूबसूरत आंखों में प्रशंसा की झलक दिखाई दी। उसने गूही को सम्मान से देखा। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर गू वाकई एक अच्छे इंसान है। गूही के आगमन ने छोटी मेडिकल परी की कीमियागरों के बारे में पिछली समझ को पलट दिया। ऐसा लगता है कि कीमियागर उतने अलग और दुर्गम नहीं है जितना कि किंवदंतियों में कहा जाता है। छोटी मेडिकल परी ने गूही की सुरुचिपूर्ण और सहज रवैये को देखा और एक साहसिक विचार सोचा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उसे कीमिया सिखाने के लिए कह सकती हूँ। दूसरी श्रेणी की गोली। और गूही के शब्दों को सुनकर लिनहू और भी हैरान हो गया। एक भाड़े के सैनिक के रूप में वह अक्सर कुछ व्यापारियों के साथ व्यवहार करता था। वह स्वाभाविक रूप से दूसरी श्रेणी की गोली के मूल्य को समझता था। ये सोचकर लिनहू गूही के प्रति और भी अधिक आभारी था। श्री गू, मैं और मेरा भाई आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। यदि भविष्य में आपके पास कोई आदेश है तो हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। गूही ने अपने चेहरे पर एक असहाय भाव दिखाया। इस व्यक्ति का दिल अच्छा था। यदि उसकी कम ताकत न होती तो वह उसे अपने साथ ले जाने पर विचार करता। वह मुस्कुराया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ दूसरी श्रेणी की गोली है। बेहतर होगा कि आप अपने बड़े भाई को वापस ले जाएं और अच्छी तरह से आराम करें। हाँ सर। ये सुनकर लिनहू दंग रह गया। फिर उसने गूही को 3 बार प्रणाम किया। फिर उसने अपने बड़े भाई को गोद में उठाया और दवा हॉल से बाहर निकल गया। श्री गू, मुझे वान याओ झाई से बाहर निकालने में मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं श्री गू को भीतरी कमरे में जाने और एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ या नहीं। लिनहू के जाने के बाद छोटी मेडिकल परी की आंखें चमक उठी और उसने उसे आमंत्रित करने की पहल की। गूही का उद्देश्य यहाँ जियोई जियान के लिए था। वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। उसने मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। गूही को सहमत देखकर छोटी मेडिकल परी की आंखों में खुशी का भाव दिखा। वह थोड़ा मुस्कुराए और सम्मानपूर्वक बोली, सर कृपया मेरे पीछे आएं। गूही ने सिर हिलाया और फिर छोटी मेडिकल परी के पीछे वान याओ झाई के भीतरी कमरे में चला गया। भीतरी कमरे में प्रवेश करने के बाद छोटी मेडिकल परी ने जल्द ही सुगंधित चाय परोसी। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं पूछूं कि मिस्टर गू का किंगशान टाउन में आने का क्या उद्देश्य है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। शायद मैं मदद कर सकूं। शायद ये देखकर कि गूही ज्यादा सहज था, छोटी मेडिकल परी ने हिम्मत जुटाई और पूछा,
हे मैं किंगशान टाउन में मुख्य रूप से आराम करने और कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खोजने के लिए दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए आया था। गूहे ने सुगंधित चाय का एक घूंट लिया और हल्के से मुस्कुराया। तो मिस्टर गू कुछ समय के लिए किंगशान टाउन में रहेंगे। गूहे की बातें सुनकर छोटी मेडिकल परी का दिल तुरंत खुश हो गया। जब तक मिस्टर गू जल्दी नहीं चले जाते, इसका मतलब था कि एक मौका था। गूहे ने हल्के से सिर हिलाया। सर, मैं दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी क्षेत्र से काफी परिचित हूँ। अगर आप आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं तो मैं मदद कर सकती हूँ। छोटी मेडिकल परी की आंखें घूम गईं और उसने गूही को सुझाव दिया। ओह, गूही छोटी मेडिकल परी के करीब जाने का अवसर तलाश रहा था। उसका सुझाव बिल्कुल वही था जो वह चाहता था। उसने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट का नाटक किया और फिर सिर हिलाया। तो मुझे तुम्हें परेशान करना होगा।